हेलो स्टूडेंट्स, जेई मेंस 2025 ओवर हो चुका है। अब बात करते हैं जेई एडवांस की कि जेई एडवांस के लिए क्या करना चाहिए। तो जेई एडवांस 2025 का पेपर बेटा सबसे पहले कौन बना रहा है, कौन सी आईआईटी बना रही है? तो आईआईटी कानपुर बना रही है। आईआईटी कानपुर ने 2011 और 2018 में भी पेपर बनाए हैं, तो उसी के एनालिसिस के आधार पर हम 2025 में काम करेंगे। पिछले साल भी मैंने क्या किया था कि 2010-2017 का पेपर एनालिसिस किया था और उसके अकॉर्डिंग बताया था कि लिमिट के मिनिमम 3 क्वेश्चन आएंगे और लिमिट से 2024 एडवांस में 5 क्वेश्चन आए। तो उसी एनालिसिस के थ्रू अपन इस साल का भी एनालिसिस करेंगे, जो आज मैं डिस्कस करने वाला हूं जेईई एडवांस 2011 का पेपर 1 कि 2011 में पेपर 1 कैसे आया था। और एनालिसिस के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, क्योंकि नेक्स्ट जो वीडियोस डालूंगा उसमें मैं पूरा एनालिसिस बताऊंगा कि किस पैटर्न के क्वेश्चन ज्यादा आ सकते हैं। तो ये स्टार्ट करते हैं क्या कि भाई पेपर पैटर्न कैसा था। तो पेपर 1 में अपने पास टोटल 80 मार्क्स का पेपर था बेटा, क्योंकि जेईई एडवांस हर साल पेपर का पैटर्न चेंज करता है, ऐसा नहीं है कि भैया हर बार सेम रहेगा। यहाँ सेक्शन ए था जिसमें 7 क्वेश्चन थे। ये सिंगल करेक्ट टाइप था, मतलब एक ही ऑप्शन में क्या था करेक्ट, और हर क्वेश्चन 3 मार्क्स का था। तो टोटल सेक्शन ए 21 मार्क्स का था। सेक्शन बी की अगर मैं बात करूं बेटा, तो उसमें 4 क्वेश्चन थे जो कि मल्टीपल करेक्ट थे, जिसमें एक ऑप्शन, 2 ऑप्शन, 3 ऑप्शन या 4 ऑप्शन करेक्ट हो सकते हैं। हर क्वेश्चन 4 मार्क्स का था, तो ये सेक्शन 16 मार्क्स कंटेन करता था। नेक्स्ट सी सेक्शन की बात करता हूं, जहां पैराग्राफ टाइप क्वेश्चन आए थे। एक पैराग्राफ में 3 क्वेश्चन थे, एक पैराग्राफ में 2 क्वेश्चन थे, मतलब टोटल 5 क्वेश्चन आए थे। हर क्वेश्चन 3 मार्क्स का था, तो ये सेक्शन कंसिस्ट करता था 15 मार्क्स। नेक्स्ट क्या बेटा, डी सेक्शन जो था उसमें इंटीजर टाइप क्वेश्चन थे। कितने थे? 7, और हर एक इंटीजर टाइप 4 मार्क्स कंसिस्ट करता था। तो 7 4 28 मार्क्स का क्या था ये सेक्शन। तो टोटल अगर मैं बात करूं तो टोटल 80 मार्क्स का पेपर था। तो आइए स्टार्ट करते हैं डिस्कशन करना कि भाई टोटल 80 मार्क्स के पेपर को कैसे सॉल्व किया जाए। तो आइए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले पहला सेक्शन। पहला सेक्शन में जैसे 47 नंबर से क्वेश्चन स्टार्ट हो रहे हैं। क्या बोला है? लेट x नॉट बी द सॉल्यूशन ऑफ द फॉलोइंग इक्वेशन। अपन को क्या दे रखी है? 2 इक्वेशन दे रखी है, x नॉट और y नॉट, इनके क्या है? सॉल्यूशन है बेटा। और अपन को क्या निकालना है? देन x नॉट इज, मतलब मुझे x नॉट की वैल्यू निकालनी है, मतलब कि मुझे x की वैल्यू निकालनी है और y को एलिमिनेट करना है। मुझे ये चीज समझ में आई क्वेश्चन पढ़ के ही, आपको भी ये चीज समझ में आनी चाहिए। अच्छा, अगर लॉगरिथमिक इक्वेशन है बेटा और पावर दे रखी है, तो मेरा मन क्या करता है? दोनों तरफ लॉग लेने का। यानी कि अगर इक्वेशन नंबर 1 है अपने पास 2x की पावर ln2 दे रखा है इक्वल्स टू 3y की पावर ln3 दे रखा है, तो मैं क्या करूं? दोनों तरफ क्या ले लूं? ln ले लूं। बिल्कुल सर। अब लॉग की प्रॉपर्टी क्या होती है? लॉग m की पावर n है, तो लॉग उचक के आगे आ जाता है, यानी कि मैं क्या कर सकता हूं? ln2 को आगे लिख देता हूं। अच्छा, ln2 इंटू एक्स है, log m इंटू n है, तो उसको log m प्लस log n लिखा जा सकता है। हाँ सर, बिल्कुल लिख सकते हैं। सिमिलरली ln3 तो उचक के आगे आ गया। यहाँ क्या है? ln3 इंटू वाई, यानी m इंटू n, यानी ln m प्लस ln n, ऐसा लिख सकते हैं हम लोग। यानी कि यहां से अगर देखें बेटा, तो क्या हो रहा है? ln2 का स्क्वायर आ रहा है, दिस इंटू दिस करूंगा तो ln2 का होल स्क्वायर प्लस ln x इंटू ln2 आ रहा है। बिल्कुल। फिर यहां देखें तो यहाँ ln3 का होल स्क्वायर आ रहा है और ln3 इंटू lny आ रहा है। यानी अगर इसको इधर ले आऊं तो ln2 का होल स्क्वायर माइनस ln3 का होल स्क्वायर इक्वल टू ln3 इंटू lny है माइनस का ln2 इंटू lnx है। ठीक है बेटा, इसको इधर ले आया, मतलब एक इक्वेशन तो अपनी यहां से फॉर्म हो गई lny और lnx में। अच्छा देखिए सेकंड, देखिए 3 की पावर क्या है बेटा? lnx दे रखा है और 2 की पावर lny दे रखा है। अगर इसमें भी दोनों तरफ लॉग ले लूं तो ln3 की पावर lnx और ln2 की पावर lny आएगा। अब पावर उचक के कहाँ आएगी बेटा? आगे, यानी lnx इंटू ln3 और lny इंटू ln2, ऐसा लिख सकता हूं। यानी कि अगर यहां से देखो lny की वैल्यू तो क्या होगी? lnx इंटू ln3 अपॉन ln2 लिख सकता हूं। यानी कि lny की वैल्यू कितनी लिख सकता हूं बेटा? ln3 इंटू lnx अपॉन ln2। क्या ना है? ये लिख दिया मैंने। सेकेंड इक्वेशन से किस में डाल दी है? फर्स्ट इक्वेशन में मैंने वैल्यू डाल दी। आपको ये इतनी चीज समझ में आ गई होगी। तो ये ln2 का स्क्वायर माइनस ln3 का स्क्वायर। क्लियर? अच्छा, अब अगर सिंप्लीफाई करूं ln3 इंटू ln3, क्या होगा बेटा? ln3 का स्क्वायर, ln2 है नीचे अपॉन में, यहाँ कुछ नहीं है तो 1 है। अगर एलसीएम लूंगा तो ln2 इंटू ln2 यानी ln2 का स्क्वायर आएगा। lnx दोनों में क्या है बेटा? कॉमन है, यानी lnx दोनों में कॉमन ले लिया तो क्या आ जाएगा? ln3 का होल स्क्वायर माइनस ln2 का होल स्क्वायर। यहां अगर देखूं बेटा तो ln2 का होल स्क्वायर माइनस ln3 का होल स्क्वायर अपॉन में क्या आएगा बेटा? ln2, तो ln2 लिख दिया। क्लियर? यानी यहां से अगर देखो तो ये और ये में माइनस का ही अंतर है। अगर माइनस कॉमन ले लेंगे अपन तो ये और ये टर्मिनोलॉजी सेम दिखेगी। इससे ये क्या हो जाएगा? कैंसिल आउट।
यानी कि ln x की वैल्यू कितनी बचेगी बेटा, यहाँ लिख देता हूं, तो ln x इक्वल्स टू माइनस, तो यहाँ बचेगा 1, ln 2 डिवाइड में इधर आएगा तो माइनस ln 2, यानी इसको क्या लिख सकता हूं बेटा कि ln x जो होगा वो ln 2 की पावर -1 होगा, ln से ln हट गया यानी x इक्वल्स टू 2 की पावर -1, 2 की पावर -1 यानी 1/2, यानी x की वैल्यू कितनी आ चुकी है 1/2, यानी सी ऑप्शन अपना क्या हो चुका है बेटा, करेक्ट हो चुका है। तो बड़ा ही इजी सा क्वेश्चन था, ऐसा नहीं है हार्ड क्वेश्चन था, सिर्फ कैलकुलेशन करनी है, तो अपना दिमाग चलाते रहेंगे, कैसे क्वेश्चन करेंगे मैं बताते चलता हूँ आपको, है ना। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, इंटीग्रेशन ऑफ रूट ln 2 रूट ln 3, नहीं x sin x स्क्वायर sin x स्क्वायर sin ln 6 माइनस x स्क्वायर। तो एज ए स्टूडेंट आपके माइंड में क्या आता है, मेरे माइंड में क्या आ रहा है एज ए स्टूडेंट कि भाई मुझे दिख रहा है रूट ln 2 और रूट ln 3, नहीं पहली चीज, दूसरा दिख रहा है यार x स्क्वायर है सर, और x स्क्वायर का डिफरेंशिएशन देखो तो x भी है, क्लियर। तो यानी अगर कभी किसी फंक्शन का डिफरेंशिएशन इंटीग्रेशन में दिखता है तो सबसे पहला माइंड मेरा क्या कहता है कि यार लेट अस अज्यूम x स्क्वायर को t। अब क्या करते थे, डिफरेंशिएट करते थे, तो x स्क्वायर का डिफरेंशिएशन 2x होगा, dx बाय dt होगा, t का क्या होगा 1 हो जाएगा, अगर t के रेस्पेक्ट में कर रहे हैं dt बाय dt, क्लियर है या नहीं बेटा। यानी कि अगर मैं बोलूं तो x dx की जो वैल्यू है यहां से मैं क्या बोल सकता हूं बेटा, किसके इक्वल आएगी 1/2 ऑफ dt, क्लियर। यानी कि अगर मैं यहाँ रख दूं बेटा वैल्यू तो क्या होगा, देखिए रूट ऑफ ln 2 है, तो अभी मैं लिमिट चेंज करूंगा, पहले देखिए x था और dx था, इसकी जगह क्या रख रहा हूं dt आ रहा है और हाफ आ रहा है, क्लियर है या नहीं ये चीज, यानी हाफ को तो बाहर निकाल दिया और dt लिख दिया। अब क्या करूं भाई, x तो हट चुका है, साइन x स्क्वायर मतलब t हो गया, साइन x स्क्वायर मतलब t हो गया, और साइन ln 6 माइनस का t हो गया, कोई दिक्कत ही नहीं इस चीज में तो नहीं। अच्छा अब लिमिट भी चेंज करेंगे, तो मैंने एक्स स्क्वायर को टी माना है, x की वैल्यू कितनी है रूट ln 2, रूट ln 2 का स्क्वायर, रूट से स्क्वायर क्या होगा बेटा कैंसिल आउट, यानी x की जगह अगर मैं रूट ln 2 रखता हूं तो यहां हो जाएगा ln 2 इक्वल्स टू t, मतलब जो लिमिट आई है t की वो ln 2 से कहां तक आ जाएगी ln 3 तक, रूट हट जाएगा, क्लियर। अब यहां से अगर देखो, यहां से अगर ये देखें इसकी वैल्यू निकालनी थी, तो ये क्या है आई है बेटा, नहीं तो किंग्स थ्योरम क्या कहती थी अपन को, a प्लस बी माइनस एक्स लिख सकते हैं, यानी कि अगर मैं इसमें किंग्स लगा दूं बेटा तो ये हाफ तो एज इट इज, ln 2 एज इट इज, ln 3 भी एज इट इज, a प्लस बी माइनस एक्स लिख दूं, यानी ln 2 प्लस ln 3 माइनस टी लिख दूं, ln 2 प्लस ln 3 अगर किसी को समझ में आया हो, या log m प्लस log n क्या होता है log n इंटू n, यानी ln 6 माइनस का क्या लिख सकते हैं अपन t, क्लियर। यानी कि मैं क्या लिख दूं t की जगह ln 6 माइनस का t, क्लियर। यहां भी क्या लिखूंगा साइन ln 6 माइनस का t, और यहां लिखूंगा ln 6 माइनस t, तो ln 6 से ln 6 क्या होगा कैंसिल आउट, यानी कि क्या बचेगा सिर्फ और सिर्फ t बेटा, क्लियर। ln 6 से ln 6 क्या हो जाएगा कैंसिल आउट, माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस t, कैलकुलेशन है सिर्फ dt बेटा, क्लियर। अब अगर इसको सिंप्लीफाई करने का ट्राई करूं बेटा, तो यहां देखो इन दोनों इक्वेशन को अगर ऐड कर दूं, ये भी आई था ये भी आई था, तो दोनों आई होगा तो 2i हो जाएगा, इंटीग्रेशन ln 2 से ln 3, दोनों को ऐड किया तो ऊपर क्या आएगा बेटा, नीचे तो एलसीएम सेम है दोनों का, नीचे वाली टर्मिनोलॉजी sin t प्लस साइन ln 6 माइनस टी यही है, ऊपर भी क्या आ रहा है सेम चीज sin t प्लस साइन ln 6 माइनस का t, यानी कट के क्या आया बेटा 1, 1 का इंटीग्रेशन क्या होगा x, यानी कि अगर अच्छा हाफ भी दोनों में कॉमन था, हाफ लगाना भूल गए अपन, ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा 1 का इंटीग्रेशन x, यानी कि ln 2 से कहां तक ln 3 तक, 2i इक्वल टू दिस, यानी log 3 लिखेंगे माइनस log 2 लिखेंगे, यानी ln 3 माइनस ln 2 लिखेंगे, पहले अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, यानी ln 3/2 हाफ है, 2 इधर आएगा तो 1/4, यानी i इक्वल्स टू क्या आया 1/4 ln 3, यानी कि ए ऑप्शन अपना क्या हो गया है बेटा करेक्ट हो गया, क्लियर। नेक्स्ट बात करते हैं बेटा किसकी, नेक्स्ट क्वेश्चन की, तो ये किसका था डिफाइनाइट इंटीग्रेशन का, इजी क्वेश्चन था, हार्ड क्वेश्चन नहीं था बेटा। क्वेश्चन को अगर आप पढ़ोगे और क्या क्या करना है वो समझ में आएगा तो आप इजीली बनाते जाओगे क्वेश्चंस को। आइए देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, दिख रहा है वेक्टर का क्वेश्चन है, क्या कहना चाह रहा है, लेट ए वेक्टर i प्लस जे प्लस के, बी वेक्टर i माइनस जे प्लस के, सी वेक्टर i माइनस जे माइनस के, बी द थ्री वेक्टर्स, अ वेक्टर v इन द प्लेन of a and b vector whose projection on c is 1/√3 is given by, नहीं तो सबसे पहली चीज यहां मेरे को पता लगा कि b वेक्टर इन द प्लेन ऑफ a एंड b वेक्टर, जैसे ये देखा ना बेटा तो आपको समझ में आ जाना चाहिए कि b वेक्टर अगर a और b के प्लेन में मतलब कोप्लेनर वेक्टर है, और अगर मुझे एक प्लेन को दूसरे प्लेन के रेस्पेक्ट में लिखना है तो हमेशा मैं कैसे लिखता हूं कि भाई जो भी वेक्टर है, जैसे c वेक्टर लिखना है या v वेक्टर लिखना है, तो लैम्डा टाइम्स क्या
ए वेक्टर जो भी दे रखा है और क्या म्यू टाइम्स बी वेक्टर, उसको आप ऐसे लिख सकते हो, किसी कॉफिशिएंट से मल्टीप्लाई किया, ऐड किया तो तीसरा वेक्टर आ जाएगा। ये आपको पता होना चाहिए बेटा। तो यानी अगर मैंने देखा यहाँ से ए वेक्टर क्या था तो रख देता हूं, क्या था वैल्यू आई प्लस जे प्लस के बेटा, म्यू एज इट इज। बी वेक्टर क्या है, आई माइनस जे प्लस के बेटा, क्लियर। यानी अगर मैं बी वेक्टर की ढंग से बात करूं तो क्या होगा, आई और आई अगर कॉमन लूंगा तो क्या होगा बेटा, लैम्डा प्लस का म्यू होगा, क्लियर। अगर देखूं यहां से लैम्डा जे आएगा, यहां से माइनस म्यू जे आएगा, तो अगर आप जे कॉमन लोगे तो लैम्डा माइनस म्यू आ जाएगा। के की अगर बात करोगे बेटा तो के क्या होगा, लैम्डा के प्लस म्यू के, यानी लैम्डा प्लस म्यू आएगा। ऑब्वियस है, ये बी वेक्टर आ चुका है, क्लियर। अच्छा, अब अगर ये आया है अपने पास, ये बी वेक्टर है, क्लियर। अब वो क्या कह रहा है बेटा कि इनमें से कौन सा बी वेक्टर होगा। तो देखिए सबसे पहली चीज तो अगर आपको समझ में आई हो कि यहाँ वेक्टर दे रखा है, दो अननोन है, नहीं, अपन को सिर्फ एक इक्वेशन बोला है कि भाई v इज प्रोजेक्शन ऑफ c इज दिस, यानी कि मेरे को पता है किसी का भी अगर प्रोजेक्शन लेते हैं तो a डॉट बी अपॉन मॉड बी लिखते हैं इक्वल टू 1/√3। तो यहां से एक ही इक्वेशन बनने वाली है और दो अननोन है, समझ पा रहे हो ये चीज। तो मैंने सोचा ये और ये तो सेम है, मतलब जो भी वेक्टर आएगा उसमें i का और j का कोफिशिएंट तो सेम आना ही चाहिए। तो ऐसा ऑप्शन अगर आप ध्यान से देखो तो यही खत्म कर सकता हूं क्वेश्चन को, a और c का कोफिशिएंट इसमें सेम नहीं है, इसमें भी सेम नहीं है, इसमें भी सेम नहीं है, मतलब सी ऑप्शन ही अपना आंसर होना चाहिए बेटा, क्लियर। तो मतलब मुझे आगे मेहनत करने की जरूरत ही नहीं थी, नहीं, मैं डायरेक्ट यहीं से आंसर लिख सकता था। लेकिन अगर फिर भी किसी को नहीं कि सर पूरा सॉल्व करते हैं, तो पूरे सॉल्व करने में भी यही आएगा बेटा कि लैम्डा और म्यू की टर्म्स में वैल्यू निकलेगी तो फर्स्ट और लास्ट सेम आएगा। देखिए कैसे, v डॉट सी, सी वेक्टर क्या है अपने पास, तो i माइनस का j माइनस का के, v वेक्टर क्या है बेटा, तो लिख देंगे अभी डायरेक्ट यहीं पे, अपॉन मॉड सी। मॉड सी की वैल्यू कितनी है, 1 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर इक्वल टू 1/√3। √3 से √3 तो कैंसिल आउट, मतलब i वाला i के साथ होगा तो क्या आएगा बेटा, लैम्डा प्लस म्यू इंटू 1। फिर j वाला j के साथ मतलब -1 इंटू लैम्डा माइनस म्यू, और k वाला k के साथ माइनस लैम्डा प्लस म्यू इक्वल टू 1, क्लियर। यानी यहां से अगर आप देखो बेटा तो क्या आ रहा है, लैम्डा प्लस म्यू माइनस का लैम्डा माइनस माइनस प्लस म्यू माइनस का लैम्डा माइनस का म्यू इक्वल्स टू 1। यानी अगर यहां से देखो लैम्डा से लैम्डा कैंसिल आउट हुआ, म्यू से म्यू कैंसिल आउट हुआ, तो म्यू माइनस लैम्डा इक्वल्स टू 1, क्लियर। यानी म्यू माइनस लैम्डा इक्वल्स टू 1। अब म्यू की वैल्यू यहां रख दो आप, नहीं लैम्डा प्लस 1, तो सब क्या आएगा, यहां लैम्डा प्लस 1 रखोगे आप तो ये हो जाएगा 2 लैम्डा प्लस 1 आई कैप। यहाँ म्यू की जगह अगर रखा 1 प्लस लैम्डा है ना बेटा, 1 प्लस लैम्डा, तो 1 प्लस लैम्डा रखोगे तो लैम्डा से लैम्डा तो कैंसिल आउट, जे आ जाएगा। और यहाँ से अगर आप देखोगे तो वापस से क्या आएगा बेटा, 2 लैम्डा प्लस 1। यानी वापस से देखा तो ए और सी तो सेम आ रहे हैं और बी का कोफिशिएंट अपने पास क्या आ रहा है बेटा, 1 आ रहा है, क्लियर, माइनस का 1, सॉरी यहाँ मिस्टेक हो गई ना, लैम्डा 1 प्लस लैम्डा रखा तो माइनस का 1 आ रहा है। तो मतलब कि यहाँ अगर देखा तो जे का कोफिशिएंट तो -1 चाहिए और दोनों चीज सेम चाहिए, तो कौन सा ऑप्शन है, सी ऑप्शन इज करेक्ट बेटा। तो देखिए अपन आधे में भी क्वेश्चन का आंसर निकाल सकते थे, यही टाइम बचाने का तरीका है बेटा कि ऑप्शंस पे भी हम ध्यान दें क्वेश्चन करते करते। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन दिख रहा है साफ साफ कि एक पी सेट दिया है थीटा साइन थीटा माइनस कॉस थीटा इक्वल टू दिस, क्यों दे रखा है थीटा साइन थीटा प्लस कॉस थीटा इक्वल टू दिस, बी द टू सेट्स देन दिस चार ऑप्शंस दे रखे हैं। तो पहले इसको सॉल्व कर लेते हैं अपन, सेट दे रखा है तो भाई पहला दे रखा है साइन थीटा माइनस का कॉस थीटा इक्वल टू √2 कॉस थीटा, यही दे रखा है, नहीं। अब ऐसे इक्वेशंस को कैसे सॉल्व करो, पहले कॉस कॉस को एक तरफ ले आता हूं, तो √2 कॉस थीटा प्लस का कॉस थीटा माइनस का कॉस थीटा इधर आके प्लस का कॉस थीटा। अगर यहाँ कॉस थीटा कॉमन ले लें बेटा तो √2 + 1 इंटू कॉस थीटा इक्वल टू साइन थीटा आएगा, यानी साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा कितना हो जाएगा, tan थीटा इक्वल टू √2 प्लस का 1। ये चीज समझ में आ गई, मतलब पहला सॉल्व मेरे पास हो चुका है कि tan थीटा की वैल्यू √2 + 1 है बेटा, क्लियर। अच्छा सिमिलरली दूसरा वाला आप खुद भी ट्राई करिए सॉल्व करने का, देखिए माइंड में भी मैं कर सकता था लेकिन मैं आपको समझाने के लिए लिख के दिखा रहा हूं, ये √2 साइन थीटा है बेटा, क्लियर। अब आप खुद सोचिए कि ये इधर आ जाएगा, नहीं ये इधर आ जाएगा, यानी साइन थीटा है इधर आके माइनस साइन थीटा हो जाएगा, यानी कॉमन लोगे तो एक स्टेप बंक करते हैं बेटा, तो √2 माइनस क्या बच जाएगा 1 कॉस थीटा, यानी साइन थीटा बाय कॉस थीटा अगर निकाल लूं tan थीटा तो 1 अपॉन √2 - 1, नहीं रेशनलाइज कर दो √2 + 1 से तो ऊपर तो √2 + 1 हो जाएगा बेटा, √2 + 1 √2 - 1 यानी a² - b² 2 - 1 यानी 1,
यानी tan थीटा इक्वल टू √2+1, ये भी tan थीटा इक्वल टू √2+1, ये भी tan थीटा इक्वल टू √2+1, मतलब P और Q दोनों इक्वल हैं। नहीं तो कोई ऑप्शन दिख रहा है? हाँ बिल्कुल डी ऑप्शन है कि P और Q दोनों ही इक्वल हैं बेटा। तो कितना इजी सा क्वेश्चन था बेटा। चलिए आगे बात करते हैं। आगे क्या बोल रहा है, लेट द स्ट्रेट लाइन x इक्वल टू बी डिवाइड द एरिया एनक्लोज्ड बाय 1 माइनस एक्स स्क्वायर। तो सबसे पहले तो जैसे ये 1 माइनस एक्स स्क्वायर दिखा ना, मेरे माइंड में तो आ गया भैया कि यार एक्स स्क्वायर होता था ऐसे, 1 माइनस एक्स स्क्वायर है, मतलब x की जगह जब 1 डालेंगे तब ये ग्राफ ऐसा जाएगा, समझ रहे हो, मतलब कि ये ऐसा जाएगा। नेक्स्ट क्या है बेटा अपने पास, y इक्वल टू 0 है एंड x इक्वल टू 0 इनटू द टू पार्ट्स R1 एंड R2, अपन को दो पार्ट में डिवाइड कर रहा है बेटा, ठीक है, सच दैट R1 माइनस R2 इक्वल टू 4। तो देखिए बड़ा ही इजी सा क्वेश्चन हो गया। वो क्या कह रहा है, लाइन x इक्वल टू बी है। x इक्वल टू बी कैसी होगी, वर्टिकल लाइन जो डिवाइड कर रही है किस एरिया को, दिस को, ठीक है, किस रीजन में, दो रीजन में। तो मैंने मान लिया यार x इक्वल टू बी कोई लाइन है जो डिवाइड कर रही है किसी रीजन में, कहां से बेटा, एंड x इक्वल टू 0, y इक्वल टू 0 एंड x इक्वल टू 0 इनटू टू पार्ट्स। मतलब यहां अपन ने थोड़ा सा डायग्रामेटिकली गलत बना लिया। उसने बोला है y इक्वल टू 0, मतलब क्या होगा, x एक्सिस, x इक्वल टू 0 मतलब क्या होगा बेटा, y एक्सिस, इसको डिवाइड कर रही है। तो x इक्वल टू b जो है वो इसको दो रीजन्स में डिवाइड कर रही है, एक ये रीजन और एक ये रीजन, सच दैट ये R1 ये R2, तो R1 माइनस R2 कितना है, 1/4। तो अपन क्या करें बेटा, तो 0 से b तक एरिया क्या है, R1, और b से 1 तक एरिया क्या है, R2। यानी मैं क्या बोल सकता हूं, 0 से लेके b तक का एरिया ये R1 है, किसका, y डॉट dx, और माइनस फिर b से लेके 1 का एरिया y डॉट dx इक्वल्स टू 1/4। अब क्या कर सकता हूं बेटा कि 0 से लेके कहां तक है, b तक, y की वैल्यू कितनी है, 1 माइनस एक्स का स्क्वायर इंटू डी एक्स, माइनस b से लेके 1 माइनस एक्स स्क्वायर इंटू डी एक्स इक्वल्स टू 1/4। बाहर से कुछ जुलूस निकल रहा है, 2 मिनट वेट करते हैं बेटा ताकि आपको वॉइस मेरी क्लियर आए। हेलो, देखिए बेटा, हाँ हो चुका है, जुलूस निकल चुका है, तो आपको मेरी आवाज क्लियर आ रही होगी। चलिए स्टार्ट करते हैं वापस से। 0 से b तक किसका बेटा, 1 माइनस एक्स का होल स्क्वायर dx, b से 1 तक 1 माइनस एक्स स्क्वायर dx इक्वल टू क्या दे रखा है, 1/4। तो देखिए इसका इंटीग्रेशन क्या होगा, तो 1 माइनस एक्स का स्क्वायर है, नहीं तो क्या होगा, x का स्क्वायर का क्या होता है, x क्यूब अपॉन 3, साथ में x का जो कोफिशिएंट है बेटा उससे डिवाइड करते थे, तो अपन क्या लगा देते हैं आगे, माइनस। क्लियर, लिमिट क्या है, 0 से b तक। इसी तरह से इसका करूंगा तो 1 माइनस एक्स का होल क्यूब अपॉन वही 3, आगे माइनस आएगा, लिमिट क्या होगी, b से 1 तक इक्वल्स टू 1/4। अब इसको सिंपलीफाई करना है और अपना आंसर आ जाएगा। तो आइए स्टार्ट कर देते हैं। नहीं ये मैं थोड़ा सा डायग्राम इरेज कर देता हूं ताकि अपनी स्पेस कवर अप हो जाए। तो देखिए क्या करूं बेटा, सबसे पहले अपर लिमिट रखेंगे तो क्या आएगा बेटा, माइनस तो बाहर ले लेते हैं, है ना, पहले अपर लिमिट रख लेते हैं। तो 1 माइनस बी का होल क्यूब अपॉन 3 माइनस 0 रखोगे तो 1/3 नेगेटिव का। क्लियर बेटा, 1 माइनस 0 1 अपॉन 3, इसमें माइनस बाहर लिया बेटा तो माइनस माइनस तो क्या हो गया, ये तो प्लस। अपर लिमिट रखी तो 1 माइनस 0 1, 1 माइनस 1 तो क्या हो जाएगा बेटा, 0 अपॉन 3, फिर माइनस लोअर लिमिट रखेंगे तो 1 माइनस बी का क्यूब अपॉन 3। क्लियर, यानी यहां से अगर देखूं तो दिस और दिस दोनों माइनस के हैं, यानी कितना हो जाएगा, -2 टाइम्स 1 माइनस बी का क्यूब अपॉन 3, माइनस माइनस प्लस का 1/3 इक्वल टू कितना दे रखा है बेटा, 1/4। यानी इसको अगर इधर ले आए तो 1/4 माइनस का 1/3, 3 माइनस का 4 यानी माइनस का 1/12। गॉट इट, माइनस का 2 टाइम्स 1 माइनस बी का क्यूब अपॉन 3, माइनस से माइनस कैंसिल, 3 से 4 टाइम कैंसिल, 4 2 8 हो जाएगा, यानी 1 माइनस बी का क्यूब इक्वल टू 1/8। अब 1/8 ऑब्वियस है 1/2 का क्यूब है, मतलब 1 माइनस बी इक्वल्स टू 1/2 होना चाहिए, ऑब्वियस है, यानी b इक्वल्स टू 1 माइनस 1/2 यानी 1/2, यानी बी ऑप्शन अपना क्या हो गया बेटा, करेक्ट हो गया। तो देखिए बड़ा ही इजी सा क्वेश्चन था, ऐसा नहीं है कि क्वेश्चन हार्ड था बेटा। तो आइए स्टार्ट करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्या बोल रहा है, let alpha and beta be the roots of this, alpha greater than beta, an equal to alpha n minus beta n, for n greater than equal to 1 then the value of this is equals to। नहीं तो भाई सबसे पहली चीज, जब भी ये अल्फा एन माइनस बीटा एन दिखता है या अल्फा एन प्लस बीटा एन दिखता है, न्यूटन पैटर्न माइंड में आता है। न्यूटन पैटर्न क्या कहता है कि ये जो ए एन है ये कंसेक्यूटिव जो पावर्स हैं वो किसको, इक्वेशन को सेटिस्फाई करती है,
मतलब अगर मैं आपसे बोलूं कि एक्स स्क्वायर है, यहाँ a10 8 और a9 है, तो मैं क्या बोल सकता हूँ इस इक्वेशन में एक्स स्क्वायर की जगह अगर a10 रखूंगा 6 टाइम एक पावर का यानी a9 माइनस 2 टाइम्स a8 इक्वल टू क्या आएगा 0। ये इसको क्या करता है बेटा सेटिस्फाई। न्यूटन पैटर्न मैंने पहले भी वीडियोस डाल रखी हैं जहां भी बताया है, बहुत ही इजी क्वेश्चन होता है इन टाइप के क्वेश्चन। अब देखिए यहाँ से मुझे इसकी वैल्यू निकालनी है, तो साफ दिख रहा है a10 माइनस 2a8 इक्वल टू कितना होगा 6a9, यानी कि इसकी जगह पे वैल्यू रख देते हैं 6a9, तो 6a9 अपॉन 2a9, a9 से a9 कैंसिल, 2 से 3 टाइम्स कैंसिल, यानी आंसर इज 3। कितना ही इजी सा क्वेश्चन था बेटा न्यूटन पैटर्न का। चलिए आगे नेक्स्ट क्वेश्चन पे बात करते हैं, क्या कहना चाह रहा है। स्ट्रेट लाइन L थ्रू द पॉइंट 3, -2 इज इंक्लाइन एट एन एंगल ऑफ 60 डिग्री टू द लाइन √3x plus y equal to 1 if L also intersect the x axis then the equation of L is। तो देखिए ये भी किसका क्वेश्चन है बेटा, अगर आपने टॉपिक पढ़ा हो स्ट्रेट लाइन का, इक्वेशन ऑफ लाइन passing through the point x1, y1 and making an angle alpha with the given line y equal to mx plus c। तो उसकी इक्वेशन कैसे लिखते थे, y minus y1 equal to m plus minus tan alpha upon 1 minus plus m tan alpha ब्रैकेट में x माइनस x1, क्योंकि दो इक्वेशन आती थी, एक बार अल्फा एंगल ये होगा, ऐसे ही एक लूसी लाइन आएगी जिसमें अल्फा एंगल बाहर वाला होगा, क्योंकि ये भी तो हो सकता है अल्फा एंगल, तो ऐसी दो लाइंस आती है बेटा। तो क्या लिखेंगे y माइनस y1 कितना है अपने पास दे रखा है, पॉइंट किससे पास आउट हो रहा है 3, -2 यानी -2। m कितना है, तो अपने पास जो गिवन लाइन है, गिवन लाइन है √3x plus y equal to 1 यानी y equal to -√3x plus 1, यानी स्लोप कितना है -√3, यानी m की जगह -√3 प्लस और माइनस m tan अल्फा। tan अल्फा क्या है, जितना एंगल बना रही कितना है 60 डिग्री, यानी tan 60 कितना होगा बेटा √3। क्लियर, 60 डिग्री एंगल है तो tan 60 √3। 1 माइनस प्लस m कितना है बेटा माइनस का √3, tan अल्फा कितना है √3, ब्रैकेट में x माइनस x1 कितना है 3, तो x माइनस 3। क्लियर, अब इसको सॉल्व करेंगे आंसर आ जाएगा। तो देखिए बेटा पहले अपन माइनस वाला ले रहा हूं क्योंकि जीरो आ जाएगा एक से, नहीं, और यहाँ कहीं नहीं दिख रहा जिसमें y इक्वल टू समथिंग इक्वेशन है, तो मैं कौन सा वाला साइन ले रहा हूँ बेटा, नेगेटिव वाला ऊपर। तो -√3 मतलब -2√3। अगर ऊपर नेगेटिव लिया है तो नीचे पॉजिटिव लूंगा, यानी 1 पॉजिटिव माइनस का 3 यानी 1 माइनस 3 x माइनस 3 बेटा। क्लियर, तो y प्लस 2, यानी यहाँ से देखा ये -2 आ रहा है, -2 से -2 तो कैंसिल आउट, तो क्या बचा √3x, √3 into 3 यानी 3√3 y प्लस 2, यानी कि इक्वेशन क्या बन गई बेटा अपने पास, ऑब्वियस है y इक्वल टू √3x माइनस 3√3 माइनस का 2। तो देखो कौन सी इक्वेशन दिख रही है अपन को, y इक्वल टू अपने पास ये है, तो सबको उधर भेज दूं तो √3x दिख रहा है, माइनस का 2 और माइनस का 2√3, मतलब कि बी ऑप्शन अपना क्या है, करेक्ट है। तो देखो फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चंस आया जो कि डायरेक्टली हो सकते थे। क्लियर, आगे बात करते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन किसका है, वेक्टर का। द वेक्टर, अब ये क्या है बेटा, मल्टीपल करेक्ट, नहीं सेक्शन भी स्टार्ट हो चुका है, कौन सा है, मल्टीपल करेक्ट। क्या कहना चाह रहा है, द वेक्टर विच इज द कोप्लेनर विद द वेक्टर दिस एंड दिस। फिर देखो कोप्लेनर, मतलब कोप्लेनर अपने लिए वेक्टर के लिए इंपॉर्टेंट है बेटा, ठीक है, दोनों के कोप्लेनर है एंड परपेंडिकुलर टू द वेक्टर दिस, नहीं इज, तो वो क्या कह रहा है भाई, मल्टीपल करेक्ट है, नहीं ऐसा वेक्टर जो इन दोनों के कोप्लेनर हो, नहीं इन दोनों के कोप्लेनर हो, मतलब अगर मैं बोलूं तो सी वेक्टर इक्वल टू क्या मानने का मन करेगा, लैम्डा टाइम्स ए वेक्टर प्लस म्यू टाइम्स बी वेक्टर, आपको पता होना चाहिए बेटा, नहीं, यानी यहां से अगर मैं बोलूं तो क्या दिखेगा, सी वेक्टर मुझे कुछ ऐसा दिखेगा, लैम्डा टाइम्स आई प्लस जे प्लस 2 के बेटा ए वेक्टर है ना, प्लस म्यू टाइम्स बी वेक्टर। बी वेक्टर है क्या चीज बेटा, तो आई प्लस 2जे प्लस के, ठीक है बेटा, आई प्लस 2जे प्लस के है अपने पास। यानी अगर यहां से मैं देखूं बेटा तो मुझे क्या दिख रहा है, आई कॉमन ले लूं तो लैम्डा प्लस का म्यू, फिर अगर मैं जे कॉमन ले लूं बेटा तो मुझे क्या दिखेगा, लैम्डा प्लस 2 म्यू, फिर अगर मैं के कॉमन ले लूं तो मुझे दिखेगा 2 लैम्डा प्लस का म्यू। समझ में आ जाना चाहिए। देखिए वापस से समझाता हूं, आई कॉमन लिया मैंने तो लैम्डा प्लस म्यू दिखा, जे कॉमन लिया तो लैम्डा दिखा, यहाँ 2 म्यू दिखेगा, नहीं तो लैम्डा प्लस 2 म्यू। ऐसे ही अगर के कॉमन लूं तो 2 लैम्डा प्लस का क्या दिखेगा, म्यू इंटू 1 यानी म्यू। क्लियर, यानी ये सी वेक्टर है। क्लियर, अब वो कह रहा है इसके परपेंडिकुलर है, तो मतलब सी वेक्टर का इसके साथ जो डॉट होगा, इसके साथ जो डॉट होगा कोई दूसरा नहीं, कौन सा, आई प्लस जे प्लस के, ये मस्ट भी क्या आना चाहिए, जीरो आना चाहिए। अगर ये जीरो आ रहा है तो मतलब क्या लिख दूं, लैम्डा प्लस म्यू, आई वाला आई से, जे वाला जे से और के वाला के से बेटा, इक्वल टू 0, यानी कि लैम्डा 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 4 लैम्डा हो जाएगा, ये भी कितना हो जाएगा 4 म्यू इक्वल टू 0, यानी म्यू इक्वल्स टू माइनस टाइम्स ऑफ लैम्डा। समझ में आया कि नहीं, यानी म्यू की जगह माइनस लैम्डा रख दूं तो ये तो 0 हो गया,
क्लियर, लैम्डा की जगह म्यू है तो म्यू की जगह माइनस लैम्डा रखा, तो लैम्डा माइनस लैम्डा तो 0, यानी सी वेक्टर की अगर मैं बात करूं बेटा तो वो क्या दिख रहा है, जे इंटू लैम्डा की म्यू की जगह माइनस लैम्डा, यानी कि क्या होगा माइनस का, तो लैम्डा माइनस का 2 लैम्डा, ठीक है बेटा। फिर यहाँ पर के है 2 लैम्डा है, म्यू की जगह माइनस लैम्डा रखा, यानी कि अगर यहाँ से देखूं बेटा तो क्या दिख रहा है, माइनस का लैम्डा टाइम्स जे और प्लस का लैम्डा टाइम्स के, मतलब कि अगर देखा जाए तो बेटा दोनों में माइनस का अंतर है, एक में प्लस और एक में माइनस। तो ऐसे कौन कौन से ऑप्शन दिख रहे हैं वो चेकआउट कर लेते हैं जिनमें प्लस माइनस का अंतर है। एक तो इसमें इसका कोफिशिएंट 1 है तो इसका -1 है, इसमें क्या है आई आ रहा है, आई तो आना ही नहीं चाहिए, मतलब ये तो हो ही नहीं सकता, ये भी नहीं हो सकता, यहाँ जे और के है अपने पास, इसमें भी माइनस का अंतर है, तो डी ऑप्शन भी अपना करेक्ट है, मतलब आंसर इज ए और डी। तो कितना इजी सा क्वेश्चन था ये भी, नहीं। आइए स्टार्ट करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, लेट एम एंड एन बी द 2 3x3 नॉन सिंगुलर स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। नॉन सिंगुलर मतलब इनका डिटर्मिनेंट पहली बात तो 0 नहीं है, मतलब इनका इनवर्स एग्जिस्ट कर रहा है, क्लियर। दूसरी चीज स्क्यू सिमेट्रिक है, मतलब मुझे एक चीज और पता लग गई कि m का ट्रांसपोज जो है वो -m के इक्वल है और n का ट्रांसपोज भी -n के इक्वल है। आगे सच दैट mn इक्वल टू nm, मतलब mn और nm है, मतलब कम्यूट मैट्रिक्स है बेटा, ये भी चीज मुझे पता लग चुकी है जो डेटा दे रखा है। इफ आगे बोला है p ट्रांसपोज डिनोट द ट्रांसपोज ऑफ p, नहीं मतलब p का ट्रांसपोज है, कोई दिक्कत ही नहीं है, देन दिस नहीं, तो निकाल लेते हैं बेटा, m स्क्वायर इंटू n स्क्वायर m ट्रांसपोज n इनवर्स m n की पावर -1 का ट्रांसपोज, यही है। अगर यहां से देखूं बेटा तो बड़ा इजीली मुझे एक चीज समझ में आती है कि भाई किसी का भी अगर इनवर्स है, नहीं तो कैसे लेते थे भाई, a इंटू बी का इनवर्स है तो उसको लिखते थे बेटा b इनवर्स इंटू a इनवर्स, अपन को समझ में आ जाना चाहिए बेटा, क्लियर। ये n स्क्वायर है एज इट इज, ये m स्क्वायर एज इट इज। यहां से अगर मैं देखूं बेटा m n इनवर्स का ट्रांसपोज, नहीं तो ट्रांसपोज अगर है तो ए बी का ट्रांसपोज अगर है बेटा तो इसको लिखते थे बी ट्रांसपोज इंटू ए ट्रांसपोज, ऐसे लिखते थे, ऑर्डर रिवर्स, यानी एन इनवर्स का ट्रांसपोज इंटू एम का ट्रांसपोज, ये आ गया अपने पास। यानी यहां से अगर मैं देखूं तो एम स्क्वायर है एन स्क्वायर है बेटा, है ना, तो एन स्क्वायर को एन इंटू एन लिख दिया, यहाँ एन इनवर्स है इंटू एम ट्रांसपोज का इनवर्स है, तो एम ट्रांसपोज क्या था बेटा अपने पास, ऑब्वियस अभी बताया था -m, तो यानी -m का इनवर्स है, क्लियर। यहां से अगर देखा एन इनवर्स है उसका ट्रांसपोज है, ठीक है, अपने पास m का ट्रांसपोज है, m ट्रांसपोज को -m लिख सकता हूं, कोई दिक्कत ही नहीं है। अच्छा अब देखिए बेटा समझने का ट्राई करते हैं, n इंटू एन इनवर्स क्या बेटा, n इंटू एन इनवर्स क्या होगा, तो n इंटू एन इनवर्स क्या होगा, आइडेंटिटी, ऑब्वियस है, क्या किसी को भी a को a इनवर्स से मल्टीप्लाई करते हैं आइडेंटिटी आता है, -m का इनवर्स है तो माइनस बाहर आ जाएगा, कोई दिक्कत ही नहीं है, यानी माइनस को तो मैं बाहर लिख देता हूं, एम स्क्वायर है। अच्छा अब देखिए बेटा थोड़ा सा इसको भी समझ लेते हैं अपन, ये एम स्क्वायर है तो मैं इसको एम इंटू एम भी लिख सकता हूँ, इंटू क्या बच रहा है, एक एन बच रहा है, नहीं इंटू क्या बचेगा, एम का इनवर्स, क्लियर बेटा, ये समझ में आ जाना चाहिए, इंटू एन इनवर्स का ट्रांसपोज है, इसको एन ट्रांसपोज का होल इनवर्स भी लिखा जा सकता है और माइनस का एम एज इट इज, ठीक है बेटा, तो माइनस माइनस तो प्लस हो जाना है, क्लियर। अच्छा अब मुझे बताइए एम इंटू एन किस किस को दिखा, हाँ दिखा सर एम इंटू एन, बिल्कुल दिखा मैं, तो यार एम इंटू एन किसके इक्वल है, एन इंटू एम के, लिख देता हूँ एन इंटू एम। ऐसा क्यों कर रहे हो सर आप, क्योंकि यार एम इनवर्स है, अगर एम आ जाता ना यहाँ इसके पास तो एम इंटू एम इनवर्स भी बन जाता, नहीं तो यहाँ मुझे m बनाना है n की जगह, तो मैंने देखा एम एन किसके इक्वल था, एन एम के इक्वल, यानी एन एम लिख दिया, नहीं हर चीज लॉजिक से हो रही है बेटा, डायरेक्टली नहीं हो रही है, m इंटू एम इनवर्स। अच्छा n ट्रांसपोज किसके इक्वल है, माइनस एन के इनवर्स माइनस एम, क्लियर बेटा, यानी ये माइनस माइनस तो अभी प्लस कर देंगे, ठीक है, m इंटू एन है और ये m m इनवर्स है, m m इनवर्स तो i हो गया, क्या बचा फाइनली माइनस का mn, ठीक है, ये तो आइडेंटिटी हो गया, माइनस एन का इनवर्स इंटू माइनस का एम, है ना बेटा। अब यहां से अब आप खुद सोचो कि यार यहां से अगर देखें बेटा माइनस माइनस है तो ओवरऑल माइनस रहा, एम इंटू एन को क्या लिख सकता हूं, एन इंटू एम लिख सकता हूं, एन इंटू एम, ये क्या है एन का इनवर्स, ठीक है बेटा, और इंटू माइनस का एम, क्लियर बेटा। एन एम को क्या लिख सकता हूं वापस से, अच्छा मैंने उल्टा लिख दिया क्या यहाँ, सॉरी, देखिए यहाँ क्या था m इंटू एन था ना बेटा, तो m इंटू एन था, n इंटू एन इनवर्स क्या है i, यानी n इंटू एन इनवर्स तो i हो गया, यहाँ माइनस था यहाँ भी माइनस था, तो माइनस माइनस क्या कर देता हूँ बेटा ओवरऑल हटा देता हूँ, तो प्लस हो गया था फिर माइनस हो गया, n इंटू एन इनवर्स i हुआ,
m इंटू एम क्या हुआ, m का स्क्वायर यानी माइनस का m स्क्वायर। क्लियर बेटा, यानी अपने पास क्या आ रहा है बेटा, माइनस का m स्क्वायर। क्लियर है या नहीं, ये चीज समझ में आ जानी चाहिए। अब नेक्स्ट क्या क्वेश्चन कह रहा है, लेट द इसेंट्रिसिटी ऑफ द हाइपरबोला एक्स स्क्वायर बाय ए स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर बाय बी स्क्वायर इक्वल टू 1 है, बी द रेसिप्रोकल टू दैट ऑफ द इलिप्स, ठीक है, एक्स स्क्वायर प्लस 4y स्क्वायर इक्वल टू 4 इफ द हाइपरबोला पासेस थ्रू द फोकस ऑफ द इलिप्स देन दिस। तो देखिए सबसे पहली चीज तो यहाँ a और b दोनों ही अननोन है बेटा अपने पास, इलिप्स के दोनों नोन है, तो पहले इलिप्स को सॉल्व कर लेते हैं। एक्स स्क्वायर है प्लस का 4y स्क्वायर इक्वल टू 4 है, नहीं इसको अगर सिंप्लीफाई करूं तो एक्स स्क्वायर बाय 4 प्लस वाई स्क्वायर बाय 1 इक्वल टू 1, यानी इलिप्स के लिए a जो है वो कितना हो गया 2 हो गया बेटा, b कितना हो गया 1, एक्स स्क्वायर बाय a स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बाय b स्क्वायर इक्वल टू 1। तो इलिप्स की सेंट्रिसिटी क्या होती थी 1 माइनस बी स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर, यानी 1 माइनस 1 बाय 4, यानी कितना हो जाएगा बेटा रूट 3 बाय 4, नहीं यानी रूट 3 बाय 2। तो ये इसेंट्रिसिटी हो गई इलिप्स की। अब वो क्या कह रहा है, इज द रेसिप्रोकल ऑफ द इलिप्स, इसकी जो इसेंट्रिसिटी है वो इसकी इलिप्स की इसेंट्रिसिटी का रेसिप्रोकल है। मतलब मैं क्या बोल सकता हूं, हाइपरबोला की इसेंट्रिसिटी क्या होती है, रूट में 1 प्लस बी स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर है, नहीं तो वो इसका रेसिप्रोकल है, मतलब इसकी इसेंट्रिसिटी 2 बाय रूट 3 होनी चाहिए, 1 प्लस बी स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर, इसका स्क्वायर कर देते हैं ताकि रूट हट जाए। यानी यहां से अगर अपन देखें तो इक्वेशन क्या दिखने लगी मुझे कुछ ऐसी, 2 का स्क्वायर तो हो गया 4 बाय 3, 1 प्लस बी स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर, 1 को इधर लाऊंगा 4 माइनस 1 बाय 3 है ना, 3 इधर जाएगा तो यानी 1 बाय 3 बचेगा, यानी ए स्क्वायर इक्वल टू थ्राइस ऑफ बी स्क्वायर। 4 बाय 3 माइनस 1 किया बेटा 1 बाय 3 बचा अपने पास, 1 बाय 3 था 3 उधर ले गया तो ए स्क्वायर इक्वल टू 3b स्क्वायर, ये आ गई एक इक्वेशन। फिर क्या बोला है अपन से कि इफ द हाइपरबोला पासेस थ्रू द फोकाई ऑफ द इलिप्स, इलिप्स के अगर फोकाई निकालो तो बेटा आपको पता होना चाहिए प्लस माइनस ए कॉमा 0, ए कितना है 2, ई कितना है रूट 3 बाय 2 इसकी, कॉमा 0, 2 से 2 कैंसिल आउट, यानी प्लस माइनस रूट 3 कॉमा 0। यानी अगर मैं बोलूं इससे पास आउट हो रहा है मतलब इसको सेटिस्फाई करेगा, यानी x की जगह रूट 3 रख देता हूं, y की जगह 0 रख देता हूं, तो ये इसको क्या करेगा, सेटिस्फाई करेगा। ये तो 0 अपॉन समथिंग 0 हो गया, रूट 3 का स्क्वायर 3 इक्वल टू ए स्क्वायर, यानी ए स्क्वायर की वैल्यू 3 आ रही, ए स्क्वायर अगर 3 रख दूं यहाँ पर तो बी स्क्वायर कितना आया बेटा अपने पास 1 आया, यानी बी की वैल्यू 1 आ रही है। क्लियर, यानी इक्वेशन क्या बन गई कि एक्स स्क्वायर अपॉन 3 नहीं माइनस का वाई स्क्वायर अपॉन 1 इक्वल टू 1। तो भाई पहला ऑप्शन तो करेक्ट नहीं है भाई, ऑब्वियस है 2 नहीं आ रहा। अब फोकस ऑफ द हाइपरबोला, फोकस क्या होता था ए ई कॉमा 0, नहीं इसकी ए कितना है रूट 3, ई कितना है इसका 2 बाय रूट 3, 2 से रूट 3 तो कट गया, ए ई कॉमा 0 यानी 2 कॉमा 0, तो बिल्कुल बी ऑप्शन तो करेक्ट है। सेकंड क्या बोल रहा था, इसेंट्रिसिटी ऑफ द हाइपरबोला इज रूट 5 बाय 3, नहीं भाई इसेंट्रिसिटी ऑफ द हाइपरबोला तो कितनी आई थी 2 बाय रूट 3 आई थी, तो ये तो गलत है। द इक्वेशन ऑफ द हाइपरबोला इज दिस, तो देखिए इसको थोड़ा सिंप्लीफाई कर लेते हैं, तो एक्स स्क्वायर माइनस 3y स्क्वायर इक्वल टू, हाँ 3 आ रहा है बिल्कुल आ रहा है, मतलब कि डी ऑप्शन भी अपना करेक्ट है बेटा, तो क्या आ गया बी और डी ऑप्शन अपना करेक्ट। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, लेट एफ आर से आर में बी अ फंक्शन सच दैट एफ एक्स प्लस वाई इक्वल टू एफ एक्स प्लस एफ वाई दे रखा है बेटा, क्या है एफ एक्स इज डिफरेंशिएबल एट एक्स इक्वल टू 0, मतलब डिफरेंशिएशन वाला फंक्शन है। अपन को जैसे ये दिखता है ना बेटा, तो वैसे ही तो मैंने रटवा भी रखा है बच्चों को जो मेरे से पढ़े होंगे कि यार ये दिखता है बार बार ही, तो एफ एक्स इक्वल टू क्या मानते थे बेटा के एक्स, अगर आपको याद हो तो ये फंक्शन इसको क्या करता है सेटिस्फाई करता है, और जिसको नहीं पता है तो वो निकाल भी सकता है कैसे कि भाई एफ डैश एक्स का जो फॉर्मूला होता था वो क्या होता था बेटा एफ ऑफ एक्स प्लस एच माइनस एफ एक्स अपॉन एच, ऐसे ही लिखते थे अपन। क्लियर है या नहीं, यानी अगर मैं देखूं एफ ऑफ एक्स प्लस एच है तो उसको क्या लिख पाऊंगा एफ एक्स प्लस एफ एच, नहीं एफ एक्स प्लस एफ एच, वाई की जगह एच रख दिया माइनस एफ एक्स अपॉन एच, एफ एक्स से एफ एक्स क्या हो गया कैंसिल आउट, लिमिट क्या होती थी एच टेंडिंग टू 0, यही फॉर्मूला होता था बेटा एफ डैश एक्स का, ठीक है। तो यानी यहां से अगर आप देखो बेटा तो ये बना फॉर्मूला। अब मुझे पता है यहाँ पर बेटा 0 अगर रख दूं दोनों तरफ तो एफ ऑफ 0 प्लस 0 इक्वल टू एफ ऑफ 0 प्लस एफ ऑफ 0, यानी क्या बोल सकता हूं इससे ये कैंसिल आउट, यानी एफ ऑफ 0 की वैल्यू 0 है, मतलब मैं इसको क्या ऐसा बोल सकता हूं एफ ऑफ 0 प्लस एच माइनस एफ ऑफ 0 अपॉन एच, क्योंकि एफ ऑफ 0 की वैल्यू 0 है, 0 को सब्ट्रैक्ट करने पे कोई फर्क नहीं पड़ता। और अगर ये देखो तो ये इसी फॉर्मूले की तरह दिख रहा है, यानी एफ डैश 0 ये एफ डैश एक्स है, यानी ये कांस्टेंट वैल्यू है कोई के मान लिया, तो ये एफ डैश एक्स इक्वल टू के आया, दोनों तरफ इंटीग्रेट करोगे तो एफ एक्स इक्वल टू क्या आएगा के एक्स प्लस का सी,
लेकिन मुझे पता है एफ ऑफ जीरो जीरो था, अभी निकाला मैंने, तो जीरो रखूंगा तो ये जीरो होगा, ये भी जीरो प्लस सी, मतलब सी की वैल्यू जीरो है, यानी फाइनली फंक्शन क्या होगा बेटा, के एक्स होगा। क्लियर? तो ये निकालने का तरीका बाकी आपको याद होना चाहिए ताकि आपका इतना काम बच जाए बेटा। तो एफ एक्स क्या है, के एक्स है। अब वो क्या बोल रहा है बेटा, तो अपन को चेक करना है कि कौन सा ऑप्शन करेक्ट है अपने पास। तो एफ इज कंटिन्यूअस फॉर ऑल एक्स एलिमेंट ऑफ आर, बिल्कुल के एक्स क्या है, लीनियर फंक्शन जो कंटिन्यूअस होगा। एफ डैश एक्स इज कांस्टेंट, तो भैया कांस्टेंट तो नहीं है क्या, सॉरी एफ डैश एक्स बोला है कांस्टेंट, हाँ भाई एफ डैश एक्स अगर निकाला था तो क्या आया था, तो वो कांस्टेंट आया था बिल्कुल, तो यानी एफ डैश एक्स क्या है, कांस्टेंट। अब वो बोल रहा है एफ एक्स इज डिफरेंशिएबल एक्सेप्ट एट द फाइनाइटली मेनी पॉइंट, तो भैया ऑब्वियस ही चीज है यार, लीनियर फंक्शन है के एक्स, या तो ऐसा होगा या डिक्रीजिंग होगा कुछ टाइप का, तो ये तो हमेशा ही डिफरेंशिएबल होगा बेटा। क्या वो क्या बोल रहा है, एफ एक्स इज डिफरेंशिएबल एक्सेप्ट एट द फाइनली मेनी पॉइंट, नहीं तो ऐसा नहीं है भाई, अपने पास बी और सी ऑप्शन ही करेक्ट है इसका। क्लियर? चलिए आगे बात करते हैं। नेक्स्ट क्या है क्वेश्चन अपने पास, ए बी एंड सी बी द थ्री रियल नंबर्स, तीन रियल नंबर है, पैराग्राफ टाइप क्वेश्चन आ चुका है बेटा अपने पास, ए बी सी थ्री रियल नंबर है, सच दैट दिस इक्वल टू जीरो। तो सबसे पहली चीज जैसे ये देखी ना बेटा, मेरे माइंड में तो क्या आया कि यार इक्वेशन लिख लेता हूं, क्या आएगी, दिस इनटू दिस, मल्टीप्लाई करेंगे रो का किसके साथ बेटा, कॉलम के साथ, यानी क्या आएगा a प्लस 8b प्लस का 7c इक्वल टू 0। इसी तरह से अगर मैं बात करूं दूसरी इक्वेशन, तो वो क्या बनेगी, 9a प्लस 2b प्लस का 3c, नहीं a इंटू 9 b इंटू 2 और 3 इंटू सी इक्वल टू 0, क्योंकि 0 के इक्वल है। और इसी तरह से क्या करूं, 7 इंटू ए प्लस 7 इंटू बी प्लस 7 इंटू सी इक्वल टू 0। ये तीन इक्वेशंस अपने पास बन गई है इसको देख के। चलिए पैराग्राफ क्वेश्चन है तो आगे भी देखते हैं क्या दे रखा है। लेट द पॉइंट ए कॉमा बी कॉमा सी, ठीक है, रेफरेंस टू ई लाइज ऑन द प्लेन 2x प्लस वाई प्लस जेड इक्वल टू 1, देन द वैल्यू ऑफ 7a प्लस बी प्लस सी। ठीक है, दूसरा क्वेश्चन भी दे रखा है और तीसरा भी दे रखा है, तो अपन पहले क्वेश्चन से स्टार्ट कर लेते हैं। क्या बोला है, पॉइंट एबीसी रेफरेंस टू ई, तो मतलब वो तीनों इक्वेशंस को क्या करेगा बेटा, सेटिस्फाई। तो देखो तीनों इक्वेशन लिख रहा हूँ, एक है 7a प्लस 7b प्लस 7c, तो यहाँ लिख लेते हैं 7a प्लस 7b प्लस 7c इक्वल टू 0, एक तो ये कंडीशन हो गई। दूसरी क्या थी, 8a प्लस 8b प्लस 7c, क्या a प्लस 8b प्लस 7c इक्वल टू 0। तीसरी क्या थी अपने पास इक्वेशन, 9a प्लस 2b प्लस 3c इक्वल टू 0, 9a प्लस 2b प्लस 3c इक्वल टू 0। एक बार वापस चेकआउट कर लेते हैं बेटा सारी इक्वेशंस, a प्लस 8b प्लस 7c, क्या यही है, a प्लस 8b प्लस 7c, बिल्कुल। दूसरी इक्वेशन अपने पास है 9a प्लस 2b प्लस 3c, तो 9a प्लस 2b प्लस 3c बिल्कुल, और 7a प्लस 7b प्लस 7c इक्वल टू 0। ठीक है, ये तीन इक्वेशन है ना बेटा। अब आगे देखिए बेटा क्या बोल रहा है, इफ द पॉइंट a कॉमा b कॉमा c विद रेफरेंस टू e लाइज ऑन द प्लेन दिस, अगर इस पे लाई कर रहा है मतलब 2a प्लस b प्लस c इक्वल टू 1 होना चाहिए, ऑब्वियस ही चीज है, इसको सेटिस्फाई करना चाहिए। देन द वैल्यू ऑफ दिस, तो चार इक्वेशन है, तीन अननोन है, बड़ा इजीली निकाल लेते हैं। यहां से देखो अगर, तो a प्लस बी प्लस सी क्या आएगा, 0, 7 कॉमन ले लूं तो अगर यहां से देखूं b प्लस सी किसके इक्वल आ गया, माइनस a के, तो रख देता हूं, तो 2a माइनस a इक्वल टू 1, यानी a इक्वल टू 1 आ गया। a1 आया तो यहां रख देंगे किसी भी इक्वेशंस में, नहीं तो क्या आएगा a1, तो b प्लस सी इक्वल टू -1, यहां भी रख देते हैं, तो 2b प्लस 3c इक्वल टू, a की जगह क्या रखा 1, तो 9 आ जाएगा माइनस का, यानी कि 2b प्लस सी है ना इक्वल टू -1 है, तो 2 से मल्टीप्लाई कर लेते हैं तो -2। अगर दोनों को सब्ट्रैक्ट कर दूं बेटा तो कितना हो जाएगा, इससे ये तो कैंसिल, 3c माइनस 2c यानी c माइनस का 9 प्लस का 2 यानी माइनस का 7, तो c माइनस 7 आया, c माइनस 7 रख देते हैं, तो b माइनस 7 माइनस 1 यानी b इक्वल टू कितना हो जाएगा 6, गॉट इट, -7 इधर आके प्लस। अब मुझसे पूछा गया 7a प्लस b प्लस c, यानी 7 इंटू 1, b की वैल्यू कितनी है 6, माइनस का 7, 7 से 7 तो कैंसिल, यानी कि डी ऑप्शन इज करेक्ट, 6 अपना आंसर। तो कितना इजी सा क्वेश्चन था बेटा, आपको समझ में आ जाना चाहिए। लेट ओमेगा बी द सॉल्यूशन ऑफ दिस, नेक्स्ट क्वेश्चन, ओमेगा बी द सॉल्यूशन ऑफ दिस x क्यूब माइनस 1 इक्वल टू 0, इमेजिनरी ऑफ ओमेगा इज ग्रेटर देन 0, a इक्वल टू 2 विद b एंड c सेटिस्फाइंग e। देखिए बेटा a क्या दे रखा है इस बार 2, नहीं अभी अपन ने इक्वेशन लिखी थी 7a प्लस 7b प्लस 7c क्या था, 0 था। दूसरी इक्वेशन अपन को पता थी a प्लस 8b प्लस 7c भी 0 था, a प्लस 8b प्लस 7c भी 0 था। और तीसरी इक्वेशन अपने पास थी 9a प्लस 2b प्लस 3c, तो 9a प्लस 2b प्लस 3c इक्वल टू 0 था, ये मुझे समझ में आ गया। ठीक है, b और c सेटिस्फाइंग, देन द वैल्यू ऑफ दिस, तो मैं क्या करूं, a की जगह 2 रख दूं, तो a की जगह 2 रखूंगा तो b प्लस c माइनस 2 के इक्वल आया,
a की जगह यहाँ 2 रखा तो 8b प्लस 7c इक्वल टू -2 आया। क्लियर, यहाँ से समझ में आ जाना चाहिए बेटा, क्या कि a की जगह -2 रखा। अब अगर यहाँ से देखा बेटा दोनों को सिंप्लीफाई कर ले, क्या कर ले, दोनों को सिंप्लीफाई, तो क्या आएगा, इसको अगर 8 से मल्टीप्लाई करके माइनस कर दूं तो 16, देखो 8b प्लस 8c, 8b प्लस 7c, 8 2 जा 16 माइनस का 2, दोनों को सब्ट्रैक्ट किया तो ये माइनस, यानी c बचा माइनस का 16 प्लस का 2 यानी माइनस का 14, तो c की वैल्यू -14 आ गई, रख देते हैं, तो b माइनस का 14 इक्वल टू -2 यानी b इक्वल्स टू 12 आ गया। b 12 है, c -14 है और a 2 है। अब अपन से पूछा क्या है, दिस, यानी 3 अपॉन ओमेगा की पावर a तो 2 है, 1 अपॉन ओमेगा की पावर b यानी ओमेगा की पावर 12 और 3 अपॉन ओमेगा की पावर कितना, माइनस का 40। ठीक है बेटा, यही है अपने पास, यानी कि अगर यहाँ से देखें ये 1 बाय ओमेगा स्क्वायर है, तो ओमेगा से मल्टीप्लाई ओमेगा से डिवाइड कर दूं तो 3 ओमेगा अपॉन ओमेगा क्यूब हो जाएगा। क्लियर, ओमेगा से मल्टीप्लाई ओमेगा से डिवाइड, ऐसा क्यों किया सर, रेशनलाइज करने के लिए बेटा। अच्छा, ओमेगा की पावर 12 है, पहले इसको सिंप्लीफाई करो, 4 का ओमेगा की साइक्लिसिटी 3 की होती है, आयोटा की 4 की होती है, तो 3 से डिवाइड करूंगा तो 3 से कंप्लीटली डिवाइड है, मतलब इसकी वैल्यू तो 1 है। यहां अगर देखो तो क्या होगा, ओमेगा 14 आ जाएगा ऊपर आके। क्लियर, यानी यहां से अगर देखो ओमेगा क्यूब होता है 1, तो 3 ओमेगा प्लस 1 प्लस 3, ये क्या है, ओमेगा स्क्वायर, 3 से डिवाइड करोगे 2 रिमाइंडर बचेगा, यानी क्या है बेटा, ओमेगा स्क्वायर, यानी 3 अगर दोनों में कॉमन ले लो तो ओमेगा प्लस ओमेगा स्क्वायर प्लस 1, ओमेगा प्लस ओमेगा स्क्वायर -1 होता है बेटा, याद है, ठीक है क्या, 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर मस्ट है, क्या होता है 0, यानी कि ओमेगा प्लस ओमेगा स्क्वायर की वैल्यू -1 रख दी, तो माइनस का 3 प्लस का 1 यानी माइनस का 2, तो ऑप्शन इज -2 बेटा। क्लियर, तो आंसर अपने पास आ चुका है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेते हैं, क्या बोल रहा है, लेट b इक्वल टू 6, a एंड b सेटिस्फाई दिस इक्वेशन, अल्फा बीटा रूट्स आर दिस इक्वेशन, देन दिस। तो भाई यहाँ से दिख रहा है अल्फा प्लस बीटा माइनस b अपॉन a होगा, और अल्फा बीटा क्या होगा बेटा, c अपॉन a, मतलब मुझे b और a की वैल्यू निकालनी है। इस बार b दे रखा है 6, इक्वेशन क्या थी, a प्लस बी प्लस सी 0 था, दूसरा क्या था बेटा, a प्लस 8b प्लस 7c 0, a प्लस 8b प्लस 7c इक्वल टू 0, और तीसरी इक्वेशन थी 9a प्लस 2b प्लस 3c इक्वल टू 0, वापस से लिख लिया है अपन लोगों ने। क्लियर बेटा, चलिए अब आगे समझते हैं बेटा कि b की वैल्यू 6 है, तो सिर्फ कैलकुलेटिव वाला पैराग्राफ आया है यार, a प्लस c है, b को उधर भेजूंगा तो -6, यहां से अगर देखा बेटा a प्लस 7c माइनस का 8 भी हो जाएगा, यानी 8 इंटू 6। क्लियर बेटा, अब यहां से सॉरी ये a प्लस 7c लिखा ना मैंने, ठीक है, दोनों को अगर सब्ट्रैक्ट कर दूं बेटा, c माइनस 7c कितना मिलेगा, माइनस का 6c, माइनस का 6 प्लस का 48, नहीं 48 माइनस 6 यानी 42 प्लस का माइनस का 6, यानी c की वैल्यू -7 आ गई, c -7 यहां रख देता हूं, तो a -7 -6 यानी a की वैल्यू बना दी। अब रख लेते हैं वैल्यू, अपना आंसर आ जाएगा। ये क्या है बेटा, इसका वैल्यू निकालना है, नहीं अल्फा प्लस बीटा अपॉन अल्फा बीटा की होल पावर n, ये क्या है बेटा अपने पास -b अपॉन a, और ये है अपने पास c अपॉन a, a से a तो कैंसिल, b कितना है अपने पास, तो b की वैल्यू तो 6 दे रखी है उसने, c की वैल्यू कितनी है -7 की होल पावर n, ये भी -6 होगा, b की वैल्यू भैया 6 थी अपने पास, तो -b मतलब -6, यानी 6/7 की होल पावर n आ रहा है, समेशन n इक्वल टू 0 से इनफाइनाइट, नहीं 0 रखोगे तो 1 आएगा बेटा, नहीं अगर 1 रखोगे 6/7 फिर 6 का स्क्वायर बाय 7 स्क्वायर, जीपी है इनफाइनाइट, a अपॉन 1 माइनस r, 1/7 यानी कि 7। क्लियर, कैसे, ये 6 माइनस 7 माइनस 6 1/7 होगा, 7 घूम के ऊपर चला गया, तो आंसर इज 7, तो ऑप्शन क्या है, बी इज करेक्ट। क्लियर, ये सिंगल करेक्ट ऑप्शन है बेटा, है ना। चलिए तो ये पैराग्राफ 1 कंप्लीट हो चुका है, पैराग्राफ 2 पढ़ते हैं, क्या 2 1 सच दैट u1 कंटेन 3 व्हाइट एंड 2 रेड बॉल्स। तो सबसे पहले बेटा जब भी प्रोबेबिलिटी की क्वेश्चन हो डेटा लिख लिया करें, ठीक है, वॉइस तो आ रही है ना, एक बार चेकआउट कर लें, हाँ बिल्कुल ठीक है। लेट u1 एंड u2 बी द 2 1 सच दैट u1 कंटेन 3 व्हाइट एंड 2 रेड बॉल, मतलब अपने पास क्या है, एक अर्न है बेटा जिसमें 3 तो व्हाइट बॉल है और 2 क्या है अपने पास रेड बॉल। इसी तरह से क्या है बेटा अपने पास नेक्स्ट क्या दे रखा है, एक और बैग कंटेन कर रहा है u2 कंटेन ओनली 1 व्हाइट बॉल, यानी 1 व्हाइट बॉल है। अ फेयर कॉइन इज टॉस, मतलब एक कॉइन उछला, if head appear then one ball is drawn at random from u1 and put into the u2, मतलब क्या कह रहा है बेटा कि कॉइन उछाला, अगर हेड आया तो 1 बॉल क्या कर दी, ट्रांसफर कर दी, नहीं किसमें से, u1 में से, u1 से u2 में। क्लियर, आगे क्या बोला है, however if tail appear 2 ball are drawn at random from u1,
मतलब टेल हो रहा है तो 2 बॉल निकाली U1 से एंड पुट इनटू U2, मतलब 2 बॉल ट्रांसफर करिए, इस बार 2 बॉल ट्रांसफर कर दी। आगे अपन से बोला है नाउ 1 बॉल इज ड्रॉन फ्रॉम U2, मतलब U2 से बॉल निकाली, द प्रोबेबिलिटी ऑफ ड्रॉन बॉल फ्रॉम U2 बीइंग वाइट, मतलब U2 से वाइट बॉल आनी चाहिए, मतलब प्रोबेबिलिटी मुझे निकालनी है वाइट बॉल की U2 से, क्योंकि U2 में ही निकाली है एंड में। तो क्या होगा बेटा, कैसे निकालूं? तो भाई सबसे पहले या तो हेड आएगा या टेल आएगा, 2 ही पॉसिबिलिटीज है ना अपने पास, कॉइन उछाला है तो या तो हेड आएगा या टेल आएगा। अगर हेड आया, अब उससे U2 से वाइट बॉल निकले तो कैसे निकल सकती है, आप खुद सोचना। हेड आया तो या तो एक बॉल ट्रांसफर करी है मैंने U1 से U2 में, अगर एक ट्रांसफर करी तो वो व्हाइट वाली थी या रेड वाली, पहले ये पता करो। तो भाई 2 केसेस लिख लेता हूं हेड के, एक बार जब व्हाइट बॉल ट्रांसफर हुई हो और एक बार जब रेड बॉल ट्रांसफर हुई है। व्हाइट बॉल ट्रांसफर की प्रोबेबिलिटी क्या होगी, 3 व्हाइट है 2 रेड है, तो व्हाइट की ट्रांसफर की प्रोबेबिलिटी कितनी हो गई, 3 अपॉन टोटल। अब व्हाइट जब ट्रांसफर हुई तो 2 व्हाइट हो गई, यहाँ एक व्हाइट ऑलरेडी थी, एक ट्रांसफर करी, 2 व्हाइट से कोई एक व्हाइट आए, उसकी प्रोबेबिलिटी कितनी है, 100%, 1, क्योंकि व्हाइट ही बॉल है। अच्छा, अगर इसी जगह रेड बॉल ट्रांसफर करी, यानी 2/5, 2 रेड टोटल कितनी 5, उसमें से अब व्हाइट बॉल आए तो एक रेड यहाँ हो गई एक व्हाइट हो गई, मतलब 2 बॉल टोटल है, उसमें से एक व्हाइट है, मतलब ये तो कब की प्रोबेबिलिटी हो गई, हेड के साथ जब क्या आ रहा है अपने पास, व्हाइट बॉल आ रहा है, क्लियर। अच्छा, प्लस हाफ क्या है जब टेल आए, अब टेल आई है तो कितनी बॉल ट्रांसफर हुई है, 2 बॉल। अब हो सकता है दोनों व्हाइट हो, दोनों व्हाइट हो मतलब क्या हो बेटा, ऑब्वियस ही चीज है कि दोनों की दोनों व्हाइट बॉल हो, मतलब पहली भी व्हाइट हो, समझ रहे हो, और दूसरी भी क्या हो, व्हाइट हो। नहीं तो दूसरी कितनी बची, 2 तो व्हाइट, ठीक है, और टोटल बॉल 4, ये हो गई। अब व्हाइट आने की मतलब 3 व्हाइट बॉल है तो 100% बेटा, क्लियर। या हो सकता है कि भाई हाफ है टेल आया, उसके बाद दोनों रेड बॉल ट्रांसफर हुई हो, तो 2 रेड बॉल की मतलब 2/5, फिर दूसरी वाली भी रेड आए मतलब 1/4, नहीं, और ट्रांसफर करिए रेड बॉल तो एक तो व्हाइट और 2 रेड, मतलब कि 1 बाय कितना हो जाएगा 3, भाई एक व्हाइट और 2 रेड हो गई, व्हाइट आने की प्रोबेबिलिटी कितनी होगी 1 अपॉन टोटल, यानी 1/3 बेटा, क्लियर। नेक्स्ट क्या हो सकता है, एक व्हाइट और एक रेड आए बेटा, यानी कि मैं क्या बोल सकता हूं, एक तो व्हाइट आए और एक रेड आए, तो टेल तो एज इट इज एक व्हाइट और एक रेड, क्या मतलब है इसका कि भाई 3 में से कोई एक चुन ली, नहीं 2 में से कोई एक चुन ली, 3C1 2C1 अपॉन 5 में से कोई सी भी 2 चुनी है ना बेटा टोटल, तो 5 इंटू 4 नहीं इंटू 2 बेटा, क्लियर। आगे क्या है, इनकी प्रोबेबिलिटी क्या, अब अपने पास एक व्हाइट और एक रेड ट्रांसफर हुई तो 2 तो व्हाइट हो गई और एक रेड हो गई, यानी 2/3 हो गई, क्लियर बेटा। समझ में आया कि नहीं, ये चीज क्लियर हो जानी चाहिए। तो अगर इसको सिंप्लीफाई कर लें बेटा तो देखिए क्या बन रहा है, ये कितना है 3/10, ये कितना है बेटा अपने पास 2 से 2 कट गया तो 1/10, क्लियर। यहां से अगर देखा बेटा तो कितना हो जाएगा 4 3 2 3 जा 6, 2 से 2 भी कैंसिल आउट कर ही लेते हैं, 2 से 2 भी कैंसिल आउट, यानी 3/20। फिर कितना आ रहा है, 2 से 2 कैंसिल आउट किया, 5 4 जा 20, 3 जा 60, यानी 1/60। और ये कितना आ रहा है 5 4 जा 20, 2 से 2 कैंसिल आउट कर ही देते हैं, तो 3 2 जा 6 2 जा 12, तो 12 अपॉन कितना हो जाएगा बेटा 60, यानी अगर सबका एलसीएम ले लें 60 तो क्या आएगा, 10 की टेबल में 6 6 3 जा 18, 10 की टेबल में 6, 20 की टेबल में 3 3 3 जा 9 प्लस 1 प्लस 12, 9 और 1 10, 10 और 12 22, 26 2 और 6 28, 28 और 18 कितना हो जाएगा बेटा 46 अपॉन 60, यानी कि 23/30, यानी कि कौन सा ऑप्शन, बी ऑप्शन इज करेक्ट है अपना। इसी तरह से अगर मैं इसकी बात करूं बेटा तो क्या होगा, गिवन दैट ड्रॉन बॉल फ्रॉम U2 इज वाइट, द प्रोबेबिलिटी दैट हेड अपीयर ऑन द कॉइन इज, ठीक है। अब वो क्या कह रहा है, U2 से वाइट बॉल आ चुकी है, इसके बाद प्रोबेबिलिटी बताओ, क्या U2 से वाइट बॉल आ चुकी है, इसके बाद प्रोबेबिलिटी बताओ कि हेड आ रहा हो कॉइन पे, नहीं, यानी कि E1/A की तरह देखो, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ क्या होता था, H इंटरसेक्शन W अपॉन प्रोबेबिलिटी ऑफ W, ऐसे लिखते थे। प्रोबेबिलिटी ऑफ व्हाइट बॉल सेकंड से कितनी थी बेटा 23/30, ये तो लिख दो नीचे। अच्छा, H के साथ व्हाइट बॉल आए तो सिर्फ 2 केसेस थे स्टार्टिंग के, दिस वन, नहीं इन दोनों का सम मतलब स्टार्टिंग वाला कितना आया था 3/10 और 1/10, यानी 4/10, गॉट इट, यानी कि कितना हो जाएगा 4/10 इंटू 30/23, 10 से 3 टाइम्स कैंसिल, कितना हो जाएगा 4 3 जा 12 अपॉन 23, यानी 12/23, डी ऑप्शन इज अपना करेक्ट। तो बड़ा ही इजी क्वेश्चन था, ऐसा नहीं कि हार्ड क्वेश्चन था, लेकिन लॉजिकल था बेटा, जिसको ये समझ में आया होगा ना तो मैं बोल सकता हूँ ये मॉडरेट से हार्ड लेवल का क्वेश्चन है, ज्यादा इजी तो नहीं है भाई, ठीक है। चलिए आगे बात करते हैं बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन की,
क्या नेक्स्ट क्वेश्चन भी क्या है, एक पैराग्राफ टाइप का क्वेश्चन है या इंटीजर टाइप? तो इंटीजर टाइप, पैराग्राफ वाले टाइप क्वेश्चन खत्म हो चुके हैं। चलिए तो स्टार्ट करते हैं। क्या, कंसीडर द पैराबोला y square equal to 8x, let denval be the area of the triangle formed by the end point of the lattice rectum and the point b1 2 on the parabola, and del 2 be the area of the triangle formed by the drawing tangent at p at the end points of the lattice rectum। क्या कहना चाह रहा है बेटा वो समझते हैं। y square equal to 8x कैसा पैराबोला होता है आपको समझ में आना चाहिए, कुछ ऐसा नहीं, यानी कि इसका जो फोकस है वो 2,0 है, नहीं ये है अपने पास। अब वो क्या कह रहा है कि भैया एक तो एरिया ऑफ ट्राइंगल फॉर्म बाय द एंड पॉइंट ऑफ द लेटस रेक्टम एंड द पॉइंट 1,2,2। तो 1,2,2 क्या इस पैराबोला पर लाई कर रहा है, चेकआउट कर लें। y स्क्वायर इक्वल टू 8x, अगर मैंने x की जगह 1/2 रखा 4 आएगा, 2 का स्क्वायर 4, बिल्कुल मतलब कहीं पैराबोला पर ही लाई करेगा। 1/2 यहीं कहीं आएगा, तो ये पॉइंट P है, इससे जो ट्राइंगल बनाया इसका एरिया नहीं का रेशियो किसके साथ बेटा, ठीक है, del 2 be the area of the triangle formed by the drawing the tangents P at the end point of the lattice rectum। मतलब कि क्या है बेटा, यहाँ 3 पॉइंट है, नहीं इन पे जो टेंजेंट्स खींची गई, क्या इन पे जो टेंजेंट्स खींची गई उनके साथ का जो एरिया है वो अपन को बताना है। तो भाई मुझे पता है कि यार ये जो एरिया होता है कि पॉइंट से जो एरिया बनाया और इनकी जो टेंजेंट से एरिया बनता है वो डबल होता है, नहीं वैसे तो पता है, तो del 1 अपॉन del 2 मस्ट भी कितना आना चाहिए, डबल आना चाहिए। मतलब जो del 1 एरिया आ रहा है वो 2 टाइम्स होगा किसका, इनकी जो टेंजेंट का एरिया बनेगा। यानी कि अगर देखो निकालना भी चाहो तो भी निकाल सकते हो, ऐसा कोई वो बड़ी बात नहीं है। कैसे निकालोगे भाई, ये पॉइंट है 1/2, 2 है बेटा, क्लियर। अच्छा, लेंटस रेक्टम के एंड पॉइंट ये 2 है तो ये तो 2 ही रहेगा, यानी x की जगह 2 रख दो, 2 रखोगे तो 16 आएगा, यानी एक पॉइंट कितना आएगा 2,4, एक का आएगा 2,-4, क्लियर। इसका क्या निकालना एरिया, तो कैसे निकालोगे बेटा, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। बेस कितना है बेटा अपने पास, ऑब्वियस है 8, नहीं हाइट कितनी होगी, ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस, भाई ये हाफ पॉइंट था ये 2 पॉइंट है, तो ये डिस्टेंस कितनी होगी 2 माइनस हाफ यानी 3/2, गॉट इट। तो ये अपने पास आ गया, तो 2 से ये 4 टाइम्स, 2 से ये 2 टाइम्स, मतलब इसका एरिया तो 6 आ चुका है, क्लियर इस ट्रायंगल का। अब भाई मुझे पता है 2,4 है, तो इस पर टेंजेंट की इक्वेशन लिखनी है, तो y1 लिखते थे, नहीं इक्वल टू x प्लस x1/2 लिखते थे, है ना बेटा। 2 से कितनी टाइम्स कैंसिल, 4 टाइम्स कैंसिल, नहीं तो यानी y1 रख देते हैं आप, तो यानी क्या हो जाएगा बेटा 4, y1 की जगह एक बार 4 रख रहा हूं, तो 4y इक्वल टू 4x प्लस x1 यानी 2, नहीं 4 से 4 तो कट गया, मतलब y इक्वल टू x प्लस 2, एक बार वापस क्या रखा -4, तो -4y1 x प्लस x1/2, 4 तो आगे है ही सही, x माइनस x प्लस 2, यह आया। 4 से 4 कटेगा लेकिन माइनस टाइम, तो -y इक्वल टू x प्लस 2, दूसरी इक्वेशन। और तीसरी इक्वेशन इस पॉइंट पे टेंजेंट लिखनी है अपन को, तो इस पे लिखनी है तो 1/2, 2 रख देते हैं, तो y1 की जगह तो 2 रखा, 4 x की जगह हाफ रख दिया, यानी कि कितना हो जाएगा 2 से 2 टाइम्स कैंसिल, एलसीएम ले लेता हूं तो 2 2 यानी 4x प्लस का कितना होगा 2 से 2 कटेगा 1, चलिए पहले एलसीएम ले लेते हैं, तो 2x प्लस 1 बाय कितना होगा 2, नहीं चलिए इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई करके लिख देते हैं, कितना होगा यहां से अगर लिया 2x प्लस 1 अपॉन 2 आएगा, है ना बेटा, 4 था अपने पास 2 बार कटा था, 2 से 2 कट गया, y इक्वल टू 2x प्लस 1, ये तीसरी इक्वेशन आ गई। अब 3 इक्वेशन आ गई बेटा, तीनों का इंटरसेक्शन पॉइंट लेंगे, कैसे, y की वैल्यू उठा के इसमें रख दो, ये पॉइंट आ गया, ये पॉइंट आ गया, ये पॉइंट आ गया, 3 पॉइंट आ गए। अब 3 पॉइंट से एरिया कैसे निकालते थे, हाफ x1 y1 x2 y2 x3 y3, फिर वापस x1 और y1 क्या लिखते थे, हाफ x1 y2 फिर x2 y3 फिर x3 y1, अपसाइड डाउन माइनस डाउन साइड अप, यानी x2 y1 x3 y2 और x1 y3। अब देखिए बेटा तीनों पॉइंट आपके पास आ चुके हैं, रख दोगे आंसर आएगा, दोनों को डिवाइड कर लेना, नहीं तो देखिए बड़ा इजी, वैसे प्रॉपर्टी याद होगी तो आप डायरेक्टली भी कर सकते हो कि अगर 3 पॉइंट है अगर उन पर बनाया उनका एरिया क्या हो जाएगा, डबल हो जाएगा, क्लियर बेटा। चलिए आगे बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन इंटीजर टाइप का। तो क्या होगा, लेट a1, a2, a3 अप टू a100 बी एन अर्थमेटिक प्रोग्रेशन, a1 इक्वल टू क्या दिया हुआ है 3 एंड sp इक्वल टू समेशन ऑफ ai 1p से लेके 100 तक फॉर एनी इंटीजर दिस m इक्वल्स टू 5 एंड देन sm अपॉन sn इज डज नॉट डिपेंड ऑन n। ओके भाई a1 कितना है बेटा 3 है, मतलब पहली टर्म दे रखी है 3, नहीं m कितना है बेटा 5n, और अपन से बोला sm अपॉन sn डज नॉट डिपेंड ऑन n, तो इसका फॉर्मूला क्या होगा m/2 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, इसका n/2
2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी बेटा, यही होगा। अब m कितना है 5n, रख देता हूं तो 5n/2 है ना, यहाँ 2a, 2 3 जा कितना होगा 6 प्लस m की जगह 5n माइनस n d, m की जगह क्या रख दिया 5n है ना, n/2 एज इट इज, 2 3 जा 6 प्लस n माइनस 1 d। इस n से n तो कट गया बेटा, नहीं अगर आगे देखूं टर्मिनोलॉजी तो 5/2 है, 2 से 2 भी कट जाएगा, यानी 5 क्या, यानी कि 5 बचा यहाँ, तो यहाँ क्या बच रहा है 6 प्लस 5n d माइनस डी, यानी 6 माइनस डी प्लस का 5n d। ठीक है बेटा, फिर क्या है बेटा 6 माइनस डी एन डी है ना बेटा, और प्लस का एन डी है ना, 6 माइनस डी प्लस का एन डी। अब वो कह रहा है ये जो क्वांटिटी है डिपेंड नहीं कर रही एन पे, तो कब नहीं करेगी, जब एन से एन कैंसिल आउट हो बेटा, ऑब्वियस है, क्योंकि n का कोफिशिएंट तो जीरो नहीं होगा, डिफरेंस जीरो नहीं होना चाहिए बेटा, नहीं तो n का कोफिशिएंट तो जीरो नहीं हो सकता, तो मतलब दूसरी टर्मिनोलॉजी ये टर्मिनोलॉजी जीरो हो जाए, दोनों में सेम है, क्योंकि 6 माइनस डी अगर जीरो हो जाता है तो n से n कट जाएगा बेटा, यानी 6 माइनस डी मस्ट है जीरो होना चाहिए, मतलब d क्या होना चाहिए 6 होना चाहिए। तो अपन से क्या पूछा है, डज नॉट डिपेंड ऑन n, देन a2 इज, a2 क्या है, तो a2 क्या है बेटा a प्लस डी, यानी कि कितना 3 प्लस 6 यानी 9। क्लियर, तो आंसर इज 9, एपी में बोल रखा था, बड़ा इजी सा क्वेश्चन था। नेक्स्ट क्या है, द पॉजिटिव इंटीग्रल वैल्यू ऑफ दिस सेटिस्फाइंग द इक्वेशन। अब देखिए भाई ये है, नहीं एक इवन और एक ऑड, नहीं मजा नहीं आया, एक को एक तरफ शिफ्ट कर दो ताकि दोनों ऑड एक साइड हो बेटा, यानी साइन पाई बाय एन है माइनस का 1 बाय साइन 3 पाई बाय एन हो, इक्वल टू 1 बाय साइन 2 पाई बाय एन हो। क्लियर, इसको सॉल्व करूं तो साइन क्या आएगा 3 पाई बाय एन, एलसीएम लूंगा, माइनस का साइन पाई बाय एन आ जाएगा अपॉन साइन पाई बाय एन इंटू साइन 3 पाई बाय एन, यानी साइन सी माइनस साइन डी क्या होता था 2 cos सी प्लस डी बाय 2, 4 पाई बाय एन बाय 2 यानी 2 पाई बाय एन, साइन सी माइनस डी बाय 2, दिस माइनस दिस 2 पाई बाय एन बाय 2 यानी पाई बाय एन, साइन पाई बाय एन से साइन पाई बाय एन तो क्या हो जाएगा बेटा कैंसिल आउट। क्लियर, साइन पाई बाय एन से साइन पाई बाय एन कैंसिल आउट। ठीक है बेटा, 1 बाय साइन 2 पाई बाय एन, तो देखिए बेटा नीचे वाली टर्मिनोलॉजी जीरो तो नहीं होनी चाहिए। क्लियर, तो साइन पाई बाय एन जीरो नहीं होगा, इसलिए मैंने कैंसिल आउट कर दिया, ये इधर आएगा बेटा, तो मुझे पता लगा क्या कि भाई 2 साइन 2 पाई बाय एन इनटू कॉस 2 पाई बाय एन इक्वल टू साइन 3 पाई बाय एन, यानी कि ये हो गया बेटा साइन 2 थीटा, 2 साइन थीटा कॉस थीटा, यानी 2 इंटू 2 यानी 4 पाई बाय एन माइनस का साइन 3 पाई बाय एन इक्वल टू 0। मुझसे क्या बोला पॉजिटिव इंटीग्रल सॉल्यूशन ऑफ एन, नहीं ठीक है वैल्यू, तो कितना होगा साइन सी माइनस साइन डी, कितना हो जाएगा बेटा 2 cos सी प्लस डी बाय 2 साइन सी माइनस डी बाय 2 यानी पाई बाय एन बाय 2 इक्वल टू 0, यानी कि क्या होना चाहिए जो 7 पाई बाय एन है बेटा, नहीं या तो ये 0 हो मतलब कि cos ये क्या हो पाई बाय 2 हो। क्लियर, या फिर क्या हो बेटा अपने पास पाई बाय 2 एन है तो ये किसके इक्वल हो 0 के, नहीं अब ये तो पॉसिबल नहीं है कि 0 के इक्वल हो, नहीं दूसरा क्या बोल रहा है बेटा n ग्रेटर देन 3 है, या फिर ये किसके इक्वल हो पाई के इक्वल हो, किसके इक्वल हो पाई के, अगर पाई के इक्वल भी लेता हूं या 2 पाई के इक्वल हो सकता है, ऐसे ही होगा सारे, ये पाई बाय 2 हो नहीं, या फिर क्या हो 3 पाई बाय 2 ऐसे भी चलेगा। तो अपन से क्या बोल रहा है बेटा द पॉजिटिव इंटीग्रल वैल्यू ऑफ एन, ठीक है सेटिस्फाइंग दिस इक्वेशन इज, नहीं कौन सी पॉजिटिव इंटीग्रल वैल्यू है जो इसको क्या करेगी सेटिस्फाई। चलिए एक बार कैलकुलेशन चेक करते हैं, मेरे को लगता है कुछ एरर कर दी, साइन सी माइनस साइन डी 2 cos सी प्लस डी बाय 2 अपॉन में 2n भी आएगा बिल्कुल, तो 2 से 2 तो कैंसिल आउट हो गया, यानी n इक्वल टू कितना आ रहा है यहाँ से एक तो 7 वैल्यू। क्लियर, इसी तरह से अगर 3 पाई बाय 2 लूंगा तो 21 हो जाएगा, तो स्मॉलेस्ट लेनी है अपन को 3 से बड़ी, तो क्या आंसर आएगा आंसर 7। क्लियर है या नहीं, ठीक है तो अपने पास आंसर कितना आ गया n इक्वल्स टू 7। क्लियर, चलिए आगे बात करते हैं। नेक्स्ट क्या है, लेट f 1 से लेके इनफाइनाइट है 2 से लेके इनफाइनाइट बी द डिफरेंशिएबल फंक्शन सच दैट f ऑफ 1 इक्वल टू 2 है, इफ दिस इक्वेशन सेटिस्फाइंग देन द वैल्यू ऑफ f ऑफ 2। देखो इंटीग्रल इक्वेशन है, जब भी ये लिमिट आ जाती है ना बेटा t और x की, तो न्यूटन लेबनिट्ज याद आता है, डिफरेंशिएट कर देते हैं दोनों साइड। डिफरेंशिएट कैसे करेंगे, पहले अपर लिमिट पुट करते हैं इंटीग्रेशन में, अपर लिमिट का डिफरेंशिएशन, लोअर लिमिट पुट करते हैं, लोअर लिमिट का डिफरेंशिएशन 1 का 0, 3x को छोड़ेंगे fx का f डैश x, फिर fx को छोड़ा 3 को छोड़ा x का 1, x क्यूब का 3x स्क्वायर, यानी यहां से अगर देखा तो 6fx इक्वल टू 3x इंटू f डैश मतलब dy बाई dx 3fx माइनस का 3x स्क्वायर,
यानी कि ये हो गया 3x dy बाय dx, fx मतलब y होता था 6y और ये y, यानी माइनस का 3y इधर आके, है ना बेटा, माइनस का 3x स्क्वायर इक्वल टू 0। यानी अगर ध्यान से देखूं बेटा तो dy बाय dx इक्वल्स टू 3x से डिवाइड कर दिया है ना बेटा, 3 से 3 तो कैंसिल आउट हो जाएगा, माइनस का y अपॉन x इक्वल टू 3 से 3 भी कैंसिल आउट होगा, x स्क्वायर अपॉन 3x, 3 से 3 कटा, x से x कटा, ठीक है बेटा, यानी 3x है, तो क्या बचा फाइनली dy बाय dx माइनस का y बाय x इक्वल टू x। जैसे ये दिखा, अब ये लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन है, तो IF क्या होता था बेटा, इंटीग्रेटिंग फैक्टर e की पावर p डॉट dx, ऐसे लिखूंगा, यानी e की पावर माइनस ln x, यानी x की पावर -1 यानी 1 बाय x। क्लियर बेटा, ये समझ में आ जाना चाहिए। 1 बाय x का इंटीग्रेशन क्या होता है, ln x, x की पावर -1 यानी 1 बाय x, e से ln हट जाएगा, IF आ गया, तो y डॉट IF यानी y इंटू 1 बाय x इक्वल टू q डॉट IF, q कितना है x डॉट IF 1 बाय x और dx, इससे ये कैंसिल आउट 1 का इंटीग्रेशन x प्लस का c, तो y बाय x, नहीं तो y इक्वल्स टू कितना हो जाएगा बेटा, एक्स स्क्वायर प्लस का cx। क्लियर, ये अपने पास आ चुका है। अब क्या करें बेटा, अपन को निकालना है f(2) की वैल्यू, f(1) 2 दे रखा है, मतलब 1 रख देते हैं x की जगह, तो 1 प्लस c इक्वल टू 2 दे रखा है, तो c की वैल्यू भी 1 आ गई, यानी कि y इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस का x आ गया। अपन को निकालना है f(2), 2 का स्क्वायर 4 प्लस 2 यानी 6, तो आंसर इज 6 बेटा। क्लियर, तो समझ में आ जाना चाहिए बेटा। नेक्स्ट देखिए बेटा क्या कहना चाह रहा है, z इज एनी कॉम्प्लेक्स नंबर such that z minus 3 minus 2 iota less than equal to 2 then the minimum value of this। नहीं, जब भी कॉम्प्लेक्स नंबर के ऐसे क्वेश्चन आते हैं तो बेटा मुझे दिखता है z माइनस जेड नॉट इक्वल टू आर, अगर कभी तो मुझे आता है सर्कल माइंड में, जहां z नॉट सेंटर होता है, r क्या होती है रेडियस, तो आपको भी एक सर्कल दिख रहा होगा जिसका सेंटर क्या है, माइनस कॉमन ले लूं तो 3,2 है ना, क्लियर 3,2, तो 3,2 कहाँ आएगा, यहीं कहीं, क्लियर, जिसकी रेडियस कितनी है 2, मतलब जो y कोऑर्डिनेट है बेटा ये डिस्टेंस, यही इसकी क्या है रेडियस, मतलब x एक्सिस को ये टच कर रहा होगा। क्लियर, अब इसके अंदर का कोई भी पॉइंट क्योंकि लेसर है, मतलब इसके अंदर कोई भी पॉइंट हो सकता है, देन द मिनिमम वैल्यू ऑफ दिस, नहीं इसकी मिनिमम वैल्यू, तो ये पॉइंट अगर निकालूं तो 2 तो बाहर ले लूं, तो z माइनस 2 से डिवाइड करूंगा तो कितना आएगा 3 बेटा, माइनस कॉमन लिया तो माइनस का 5/2 आयोटा, मतलब मुझे क्या है z ऐसा पॉइंट लेना है यहां से जिसकी 3,5/2 से, अब 3 यहां है, 3,-5/2 कहां होगा, नीचे की तरफ, इससे क्या निकालनी है मुझे डिस्टेंस, नहीं मिनिमम क्या निकालनी है, तो ऑब्वियस है वो इसी पॉइंट की होगी बेटा, यानी ये डिस्टेंस कितनी 5/2 होगी बेटा, आगे 2 है यानी 2 इंटू 5/2 यानी आंसर इज 5। तो कितना इजी सा क्वेश्चन था कि भाई इसकी इससे मिनिमम डिस्टेंस निकालनी है, तो ऑब्वियस है ये पॉइंट होगी सेंटर को मिलाने वाली लाइन से डिस्टेंस, तो ये क्या थी अपने पास डिस्टेंस 5/2। क्लियर है या नहीं, y कोऑर्डिनेट, तो 5/2 इंटू 2 क्योंकि 2 आगे था अपने पास। क्लियर, तो बड़ा ही इजी सा क्वेश्चन था। चलिए आगे बात करते हैं, एफ थीटा इक्वल टू क्या दिया है, साइन के अंदर tan इनवर्स साइन थीटा रूट में cos 2 थीटा, वेयर -π/4 से π/4 देन द वैल्यू ऑफ दिस। ठीक है बेटा, तो देखिए समझते हैं, सबसे पहले साइन है, फिर tan इनवर्स है, ठीक है, साइन थीटा है, नहीं यहाँ क्या है cos 2 थीटा का रूट, अब cos 2 थीटा के लिए अपने पास या तो 1 - 2 sin स्क्वायर थीटा होता है या cos स्क्वायर माइनस sin स्क्वायर होता है, इस टाइप से अपने पास होते हैं। तो मैं क्या करूं बेटा, यहां से अगर देखूं ये tan इनवर्स था, तो tan इनवर्स को अगर मैं sin इनवर्स में कन्वर्ट करना चाहूं तो कैसे कन्वर्ट कर सकता हूं, समझने का ट्राई करना। एक तरह से ये दिख रहा है मुझे परपेंडिकुलर अपॉन बेस, नहीं तो हाइपोटेनियस अगर निकालूं तो साइन का स्क्वायर थीटा प्लस cos 2 थीटा आएगा, नहीं यानी इसको मैं लिख सकता हूं cos 2 थीटा को 1 - 2 sin स्क्वायर थीटा, कैन आई और नॉट, बिल्कुल लिख सकते हो सर आप, ये sin स्क्वायर थीटा, sin स्क्वायर माइनस 2 sin स्क्वायर यानी माइनस sin स्क्वायर यानी 1 - sin स्क्वायर थीटा यानी cos थीटा, मतलब हाइपोटेनियस cos आ रहा है, मतलब अगर इस tan इनवर्स को मैं sin इनवर्स में कन्वर्ट कर दूं तो sin इनवर्स परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस यानी cos थीटा, यही आएगा। साइन से साइन इनवर्स तो कैंसिल आउट हो जाएगा, मतलब tan थीटा आ रहा है फाइनली, यानी f थीटा की वैल्यू tan थीटा है। tan थीटा का tan थीटा के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन क्या होगा बेटा, x का x के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन क्या होता है 1, तो आंसर इज 1। गॉट इट, तो बड़ा इजी सा क्वेश्चन था तो यार, ठीक है। तो ये क्या थे अपने पास ऑल क्वेश्चंस जो भी पेपर 1 के थे। इसी तरह से हम पेपर 2 भी डिस्कस करने वाले हैं 2011 का, उसके बाद मैं लेके आऊंगा एनालिसिस बेटा आप लोगों के लिए, कौन सा 2011 और 2018 में किस पैटर्न के क्वेश्चन आए और जेईई एडवांस में और क्या ज्यादा हो सकता है, क्योंकि यहाँ पे 100% एक्यूरेसी नहीं होती बेटा, कुछ कुछ आप
क्या कर सकते हो, एनालाइज करके बता सकते हो कि किस पैटर्न के क्वेश्चन ज्यादा आ सकते हैं बेटा। तो इसी तरह के वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर